यह कहानी पूरी तरह काल्पनिक है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र, स्थान और घटनाएं लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। किसी जीवित या मृत व्यक्ति, संस्था, धर्म या समुदाय से इसका कोई संबंध मात्र संयोग हो सकता है। इस वीडियो का उद्देश्य केवल मनोरंजन है। कृपया इसे वास्तविकता न समझें। अगर किसी को इससे ठेस पहुंची हो, तो हमें खेद है। यह जानबूझकर नहीं किया गया है। कार्तिक का इवेंट सुपर डुपर हिट हो गया था। रिहाना और डैनियल इस बात से एक्सट्रीमली पैनिक थे। रिहाना ने हर्षद से 10 मिलियन और मांगो थे उसके प्रोग्राम को देखने वाले व्यूअर्स को प्राइज देने के लिए, ताकि पैसे के लालच में लोग उसका प्रोग्राम छोड़कर न जाए। जब उनकी यह प्राइस मनी की अनाउंसमेंट कार्तिक, नील और आदित्य ने देखी, तब कार्तिक उनके इस तरह इतना पैनिक होने पर हंस दिया। कार्तिक रिहाना की ओपोजिट और प्राइस मनी अनाउंस करता इससे पहले ही आदित्य ने कार्तिक रोक दिया। आदित्य ने कार्तिक को कहा, कार्तिक अब प्लीज मुझे संभालने दो, देखना बिना पैसों के ही मैं रिहाना के प्रोग्राम की बैंड बजा दूंगा। नील और कार्तिक सरप्राइज थे कि आदित्य आखिर ऐसा क्या करने वाला है। आदित्य ने कुछ देर कीबोर्ड पर उंगलियां चलाई और उसके सामने अमायरा का फोन नंबर फ्लैश होने लगा। आदित्य उस नंबर को देखकर मुस्कुरा दिया। फिर आदित्य ने कुछ और मिनटों में बुलफाइट कंपनी की साइट हैक करी और वहां से एक स्क्रीनशॉट ले लिया। आदित्य ने अमायरा को मैसेज किया। उसने वह स्क्रीनशॉट अमायरा को भेज दिया। उस स्क्रीनशॉट से यह प्रूव होता था कि हर्षद ने रिहाना को उसके शो के लिए 10 मिलियन ट्रांसफर किए हैं। आदित्य को ऐसा करते देख कार्तिक और नील दोनों जोर से हंस दिए। नील ने आदित्य को कहा, यह क्या किया तूने ब्रो? उस बेचारे की शादी होने से पहले ही टूट जाएगी। जहां तक मैंने पता किया है वो अमायरा एटम बम जैसी फायरी है, वह छोड़ेगी नहीं हर्षद को। नील की बात बिल्कुल सही थी। जैसे ही अमायरा ने वह मैसेज देखा, उसने फौरन हर्षद को कॉल किया। वह लोग अब मालदीव से वापस आ चुके थे। हर्षद अपने घर पर था। अमायरा ने हर्षद के फोन उठाते ही उस पर चिल्लाना शुरू कर दिया। हर्षद, तुमने उस वाहियात सिंगर रिहाना को 10 मिलियन ट्रांसफर किए हैं क्या? हर्षद अमायरा की बात सुनकर हक्का बक्का रह गया। उसको तो दूर दूर तक सपने में यह उम्मीद नहीं थी कि इस बात का पता अमायरा को लग सकता है। हर्षद बुरी तरह घबरा गया। उसने खुद को संभालते हुए अमायरा को कहा, नहीं अमायरा, मेरा भला उस रिहाना से क्या लेना देना, मैंने उसे कुछ नहीं दिया है। अमायरा ने हर्षद को धमकाते हुए कहा, पास्ट में तुम्हारा उस रिहाना से कितना लेना देना रहा है मुझे सब खबर है। पर मैं तुम्हें इस बार मालदीव्स की मीटिंग में बता चुकी हूं कि मैं ये सब नहीं सहूंगी। अब तुम्हारी मुझसे शादी होने वाली है, हमारी एंगेजमेंट हो चुकी है। अगर अब मैंने तुम्हें किसी और लड़की के साथ किसी भी तरह के रिश्ते में देखा तो तुम जानते हो कि मैं तुम्हारा क्या हश्र करूंगी। मैं चुपचाप बैठकर रोने वाली लड़कियों में से नहीं हूं, जो अपनी किस्मत को कोसती रहती है। मैं तुम्हारी वह दुर्गति करूंगी कि तुम कहीं के नहीं रहोगे। पता तो मुझे चल ही जाएगा कि तुमने पैसे दिए हैं कि नहीं दिए हैं। कहकर अमायरा ने फोन काट दिया। उधर हर्षद की तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। उसने फौरन अपने सबोर्डिनेट को फोन किया और कहा, हमने अभी कुछ देर पहले बुलफाइट कंपनी के अकाउंट में रिहाना के नाम पर जितने भी पैसे ट्रांसफर किए हैं वह सब रिवर्ट कर लो, और जहां तक हो सके इस सारी ट्रांजैक्शन के सबूत मिटा दो। हर्षद जानता था कि उसकी अमायरा से शादी कोई बहुत लंबी नहीं चलने वाली है, पर अभी उन लोगों की फैमिली ने मिलकर इतने बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट साइन किए थे कि इस शादी के टूटने से उनको बहुत बड़ा नुकसान होता। पहले ही हर्षद का फैमिली बिजनेस फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा था। अब और नुकसान उठाने की कैपेसिटी हर्षद और उसकी फैमिली में नहीं थी। उधर बौखलाहट में रिहाना का परफॉर्मेंस बद से बदतर होता जा रहा था। वह बहुत पैनिक हो चुकी थी। उसके मुंह से अब सारे लिरिक्स गलत निकल रहे थे। भीड़ में लोग ने अब रिहाना को उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया था। अचानक से जैसे भीड़ में एक लहर आई और उन लोगों फोन लहरा लहरा कर एंजल ऑफ ड्रीम्स चिल्लाना शुरू कर दिया। उन सब के फोन पर कार्तिक के इवेंट का लाइव टेलीकास्ट चल रहा था। रिहाना भीड़ को ऐसा करते देखकर शॉक रह गई। इनफैक्ट यह आज तक के इतिहास में किसी भी कॉन्सर्ट में होने वाला सबसे ऑकवर्ड सीन था।
आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ था कि किसी के कॉन्सर्ट में लोगों ने लीड सिंगर के कंपेटिटर का नाम ले लेकर शोर मचाना शुरू कर दिया हो। भीड़ की आवाज़ें बढ़ती जा रही थी। आवाज़ें इतनी तेज थी कि अब रिहाना के गाने की आवाज़ भीड़ की आवाज़ के आगे दब गई थी। रिहाना बुरी तरह ब्रेकडाउन हो गई, उसके हाथ पैर कांपने लगे और वह स्टेज पर ही कोलैप्स हो गई। उसकी जितने जूनियर्स उसके आसपास परफॉर्म कर रहे थे वह सब बहुत तेजी से आए और रिहाना को उठाकर बैक स्टेज ले गए। जब रिहाना को होश आया तो डैनियल अपना सिर पकड़े बैठा था। रिहाना के होश में आते ही डैनियल ने उसे कहा, कार्तिक मित्तल ने न सिर्फ तुम्हें बल्कि मुझे भी पूरी तरह बर्बाद कर दिया है। मेरी कंपनी की रेपुटेशन की धज्जियां उड़ गई हैं। रेहाना ने खुद को संभालते हुए कहा, मैंने हर्षद से 10 मिलियन और मांगे थे, देखो अगर उससे कुछ संभाला जा सके तो। डैनियल ने रेहाना को बताया, तुम्हारे उस हर्षद ने बाकी 10 मिलियन भेजना तो छोड़ो, अपने पहले के 10 मिलियन भी रिवर्ट कर लिए हैं। सारी ट्रांजैक्शन कैंसिल हो चुकी हैं। लोग हमको फ्रॉड बोल रहे हैं, केस करने की धमकी दे रहे हैं। कैसे कैसे मेल और मैसेजेस आ रहे हैं तुमको अंदाजा भी नहीं है। डैनियल की बात सुनकर रिहाना बुरी तरह कांप गई। उसके लिए ये बहुत बड़ा सदमा था कि हर्षद ने इस तरह अपने दिए हुए पैसे वापस ले लिए हैं। उसको फिर से चक्कर आ गया और वह वहीं लेट गई। उधर कार्तिक के ऑफिस में जश्न मनाया जा रहा था। कॉन्सर्ट सुपर सक्सेस हो गया था। इवेंट के खत्म होने के बाद सुपर लाइव कंपनी का सीईओ अभिषेक खन्ना कार्तिक के ऑफिस में चहकता हुआ एंटर किया। उसने कार्तिक को कहा, मिस्टर कार्तिक, आज तो इतिहास बन गया। आप जानते हैं किसी भी इवेंट में इस तरह इतनी जल्दी 80 मिलियन व्यूज कभी नहीं हुए हैं और अभी तो इसके बाद भी बढ़ते ही जाएंगे। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने इस शानदार इवेंट की कवरेज के लिए हमें चुना। कार्तिक ने मुस्कुराते हुए अभिषेक को कहा, मेरी तरफ से अपने टेक्नीशियंस को भी थैंक यू कहिएगा, उन्होंने बहुत शानदार काम किया है। आपका कवरेज फ्लॉलेस था। अभिषेक ने कार्तिक को कहा, थैंक यू मिस्टर कार्तिक, बस आपसे एक रिक्वेस्ट है। आपने ये जो 20 मिलियन के प्राइस अनाउंस किए हैं, हमारी कंपनी के हेड चाहते हैं कि यह प्राइजेस हम अपनी तरफ से डिस्ट्रीब्यूट करें। अभिषेक की बात सुनकर कार्तिक सरप्राइज हुआ। फिर कार्तिक ने मुस्कुराते हुए अभिषेक को कहा, मनी इतना बड़ा इशू नहीं है, मैंने तो सिर्फ उन लोगों को खुश करने के लिए किया था जो इतने डेडिकेशन के साथ हमारा प्रोग्राम देख रहे थे। अभिषेक ने कार्तिक को कहा, प्लीज़ मिस्टर कार्तिक, ये ऑनर की बात होगी हमारे लिए कि हम अपने व्यूअर्स को खुद ये प्राइज मनी दें। कार्तिक ने इस बार बहस नहीं की और मुस्कुराते हुए हाँ कर दी। कार्तिक ये बात समझ रहा था कि सुपर लाइव कंपनी ने इस रिकॉर्ड ब्रेकिंग लाइव टेलीकास्ट से इतना कमा लिया है कि 20 मिलियन अब उनके लिए भी कुछ नहीं है। कार्तिक ये भी समझ गया था कि फ्यूचर में भी सुपर लाइव कंपनी हर तरीके से उन लोगों के साथ जुड़े रहना चाहती है, इसलिए ही उनके बॉस ने इस तरह का प्रपोजल दिया है। अभिषेक ने कार्तिक को कहा, सर आपसे एक रिक्वेस्ट और थी। जिस तरह से आपने लाइव टेलीकास्ट के हमें राइट दिए थे, मेरे बॉस चाहते हैं कि आप इसकी रिकॉर्डिंग परफॉर्मेंस दिखाने का राइट्स भी हमें दें। हम इस जिम्मेदारी को पूरे डेडिकेशन से निभाएंगे और देखिएगा अभी हम इस शो की पॉपुलैरिटी को हम कहां तक लेकर जाएंगे। कार्तिक को इस बात में कोई दिक्कत नहीं थी। कार्तिक ने अभिषेक को हाँ कर दी। अभिषेक जब खुश होकर कार्तिक की ऑफिस से जा रहा था, तब कियारा, राधिका और रिद्धिमा ने एंटर किया। एंटर करते ही रिद्धिमा सुपर एक्साइटमेंट के साथ बोली, कार्तिक, जो मैंने अभी नीचे सुना, क्या वह सच है? क्या इस लाइव टेलीकास्ट को 80 मिलियन लोग देख रहे थे? ओ माय गॉड, दिस इज इनक्रेडिबल। मैं जब यूट्यूब पर अपने प्रोग्राम करती थी तो मुश्किल से 5000 की फैन फॉलोइंग थी और लाइव तो 500 लोग भी नहीं आते थे और आज 80 मिलियन लोग हमें एक साथ देख रहे थे। बाय गॉड, कैसे किया तुमने ये सब? शुक्र है कि उस वक्त मुझे नहीं पता था कि इतने लोग देख रहे हैं, वरना मैं तो बहुत ही नर्वस हो जाती। कियारा ने भी कार्तिक को कहा, कार्तिक, शो वाकई बहुत इनक्रेडिबल रहा। तुम्हारा एयरशिप्स वाला आइडिया बहुत शॉकिंग हो गया लोगों के लिए। उससे इतना कमाल का समा बंध गया कि लोग एक्साइटमेंट के मारे पागल ही हो गए। इतना शानदार रिस्पांस तो बियॉन्ड इमेजिनेशन था। मुझे खुद भी ऐसे लगने लगा कि आई एम ऑन क्लाउड 9।
राधिका चुपचाप खड़ी मुस्कुरा रही थी। वह तो अपनी किस्मत पर यकीन ही नहीं कर पा रही थी कि आज जो वर्ल्ड लेवल पर इतना बड़ा मेगा इवेंट हुआ है और इतना शानदार सुपर सक्सेसफुल रहा, वह उसकी लीड सिंगर्स में से एक थी। पब में गाने वाली एक मामूली सी सिंगर से आज वह वर्ल्ड स्टेज की स्टार हो गई थी। वह तो मन ही मन ईश्वर और कार्तिक का धन्यवाद देते हुए नहीं थक रही थी। रिद्धिमा ने फिर से कार्तिक से कहा, तुमको पता है हमें ऊपर तक आने में कितना समय लग गया। लोग रास्ता रोक रोक कर खड़े हो रहे थे फोटोग्राफ लेने के लिए। इस तरह का मैजिक तो मैंने इमेजिन भी नहीं किया था। उन लोगों की बातें सुनकर कार्तिक ने मुस्कुराते हुए इन तीनों को कहा, अब तुम लोग ऐसी सक्सेस की आदत डाल लो, फ्यूचर में अब ये लगातार होने वाला है। कार्तिक की बात सुनकर रिद्धिमा शॉक रह गई। उसने कार्तिक को कहा, क्या बात कर रहे हो कार्तिक, क्या तुम आगे भी ऐसे स्पेक्टाकुलर इवेंट्स अरेंज करने वाले हो? इतने ही आलीशान, इसमें ही तुम्हारा करोड़ों खर्च हो गया होगा। कार्तिक ने अपनी कुर्सी से उठते हुए कहा, अभी तो पार्टी शुरू हुई है माय डियर फ्रेंड, अभी तुम लोग बस देखते जाओ कि आगे आगे होता है क्या। आओ अब हम सब नीचे चलते हैं। अभी इवेंट ओवर हुआ है, पार्टी ओवर नहीं हुई है। लोग नीचे अपनी सेलिब्रिटी स्टार्स का इंतजार कर रहे हैं। जाओ लोगों से मिले हो और अपनी इस सुपर सक्सेस को एंजॉय करो। नीचे पार्टी में हर तरफ इस रिसोर्ट के मिस्टीरियस ओनर के बारे में बातें हो रही थी। जो लोग कार्तिक को जानते थे वह लोग बढ़ा चढ़ाकर कार्तिक के बारे में और बातें फैला रहे थे। जो कार्तिक को नहीं जानते थे वह कार्तिक से मिलने और उसे देखने के लिए बहुत उतावले थे। अब तो ये बात भी वहां जंगल की आग की तरह फैल गई थी कि माइनिंग इंडस्ट्री किंग हर्षद पटेल भी कार्तिक के आगे कुछ नहीं है। लोगों को पता चल चुका था कि रिहाना का कॉन्सर्ट पूरा भी नहीं हो पाया, वह बीच में ही रोकना पड़ गया। हर्षद पटेल ने उस कॉन्सर्ट को बचाने के लिए जो 10 मिलियन दिए थे वह भी उसने वापस ले लिए। लोग ये भी कह रहे थे कि यह पैसे वापस लेने के पीछे कार्तिक मित्तल ही है। हर्षद पटेल को कार्तिक ने इस तरह से धमकाया गया कि वह भी कार्तिक के रास्ते में आने से डर गया। लोग अटकलें लगा रहे थे कि जब हर्षद पटेल जैसा बिजनेस टाइकून कार्तिक मित्तल के आगे कुछ नहीं है तो कार्तिक मित्तल कितना पावरफुल आदमी होगा। नीचे इस बात का भी चर्चा हो रहा था कि किस तरह से वर्ल्ड की टॉप मोस्ट कंपनी बुलफाइट को भी कार्तिक ने पूरी तरह से क्रश कर दिया है। उनकी रेपुटेशन की धज्जियां उड़ा दी गई हैं। फाइनेंशियली भी उनको बहुत बड़ा झटका लगा है। डैनियल के कैरेक्टर के बारे में बहुत सारे लोग पहले से ही जानते थे। अब लोगों ने कार्तिक के ऑफिस में डैनियल की मुलाकात पर मिर्च मसाला लगाकर बात करना शुरू कर दिया था। स्टार मून एंटरटेनमेंट कंपनी का स्टाफ वही था जो पहले वाली एंटरटेनमेंट कंपनी में काम करता था। उन लोगों ने डैनियल के कैरेक्टर के बारे में लोगों को बताना शुरू किया कि किस तरह से वह अपनी गंदी नीयत के लिए यंगस्टर्स को ब्लैकमेल करता है। कार्तिक की हर तरफ अब बहुत तारीफ हो रही थी कि उसने अपने सिंगिंग स्टोर्स को लॉन्च करने के लिए किसी तरीके का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। वहां खड़े कितने लोग अब उससे मिलने के लिए सुपर एक्साइटेड थे। कार्तिक उन तीनों के साथ नीचे आते आते रुक गया। कार्तिक ने नील को कहा कि वह जाकर लोगों से मिले, वह थोड़ी देर में नीचे आएगा। नील को समझ नहीं आया कि कार्तिक साथ में नीचे क्यों नहीं आ रहा। कार्तिक से मिलने के लिए लोग कितने उतावले हो रहे थे, पर नील ने कार्तिक को कुछ नहीं कहा। जब पार्टी में नील ने कियारा, रिद्धिमा और राधिका के साथ एंट्री की तो लोग सुपर एक्साइटेड हो गए। सब आगे बढ़कर उन तीनों के साथ सेल्फी लेने लगे। कियारा तो इतनी खूबसूरत लग रही थी कि फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े बहुत सारे लोगों ने उसे फ्यूचर की सुपरस्टार डिक्लेयर कर दिया था। वहां पर बड़ी बड़ी एंटरटेनमेंट कंपनीज के प्रोड्यूसर डायरेक्टर भी आए हुए थे। उनमें से कुछ ने उन तीनों को डायरेक्ट ऑफर किया फिल्मों की। कार्तिक दूर से ये सब होते हुए देख रहा था। आखिर इसी वजह से उसने इवेंट के बाद इतनी बड़ी आफ्टर पार्टी रखी थी और इंडस्ट्री के इतने दिग्गज बुलाए थे। पार्टी जब अपने पूरी पीक पर थी तब कार्तिक ने पार्टी में एंट्री की। कार्तिक के पार्टी में आते ही सब तरफ एक शोर उठ गया। सब लोग उसकी तरफ बढ़े। एक अजीब सी धक्का मुक्की क्रिएट हो गई। बड़े से बड़े लोग भी कार्तिक को आगे बढ़कर सबसे पहले हेलो करना चाहते थे। कार्तिक धीरे धीरे उन सब लोगों से मिल रहा था। हर बिजनेस टाइकून और पॉलिटिशियन को लग रहा था कि कार्तिक से किसी भी तरह से पर्सनल रिलेशन डेवलप करें,
क्योंकि आज जिस तरह करोड़ों का मेगा शो कार्तिक ने ऑर्गेनाइज किया था, सबकी आंखें फटी रह गई थी। सब समझ गए थे कि कार्तिक इतना पैसे वाला है कि उससे जुड़कर उन सब की जिंदगी बदल सकती है। वहीं कार्तिक के कॉलेज के सारे दोस्त चुपचाप एक कोने में खड़े थे। इतने अमीर लोगों के बीच में आगे बढ़कर उन लोगों की हिम्मत भी नहीं हो रही थी कि कार्तिक को हेलो करें। अब तक जो लड़के लड़कियां सबको बताते फिर रहे थे कि कार्तिक हमारे साथ पढ़ता है, वह सब एक तरफ सिमट गए थे कि कहीं ऐसा ना हो कि उन लोगों की इंसल्ट हो जाए। पर कार्तिक सबसे मिलता मिलाता हुआ अपने दोस्तों की तरफ बढ़ता चला आया। सब उसको अपनी तरफ आते देखकर हैरान हो रहे थे। और फिर अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि वहां पर खड़े सबके लिए ही वो बहुत शॉकिंग हो गया। कार्तिक के रिजॉर्ट की रीओपनिंग सेरेमनी का इवेंट सुपर सक्सेसफुल हो चुका था। इवेंट खत्म होने के बाद आफ्टर पार्टी चल रही थी। कार्तिक बहुत देर से पार्टी में आया। उसके देर से आने की वजह पर भी बहुत सारे लोग अलग अलग तरह की अटकलें लगा रहे थे। कोई कह रहा था, पैसे का घमंड है जी, बड़े लोगों के बड़े नाटक। कोई कह रहा था, अरे इतना बड़ा इवेंट करके चुके हैं, हो सकता है किसी और प्लानिंग में बिजी हों। किसी ने कहा, वह सिर्फ बड़े लोगों से ही मिलेगा, उसको हम आम लोगों से क्या मतलब। जितने मुंह उतनी ही बातें थी। कार्तिक पार्टी में लेट आया। जितने भी लोग उससे मिलना चाहते थे, उन सब से उसने बहुत विनम्र होकर मुलाकात की, पर वह किसी के पास भी ज़्यादा देर ठहरा नहीं। वह सबसे मिलता मिलाता अपने कॉलेज के दोस्तों की तरफ बढ़ता चला गया। उसके कॉलेज के दोस्त जो इवेंट खत्म होने के बाद अब एक कोने में सिमटे खड़े थे, उनको तो एक्सपेक्टेड ही नहीं था कि कार्तिक इस तरह सबको छोड़कर उनके पास चला आएगा। कार्तिक न सिर्फ उनके पास आया बल्कि पूरे जोश के साथ बोला, हाँ तो भाई लोगों, मजा आया पार्टी में कि नहीं? कोई कमी शमी रह गई हो तो बताओ यार, अभी सब सेट करते हैं। कार्तिक का इस तरह कॉलेज वाला एक्सेंट सुनकर वह सब लोग दंग रह गए। आसपास जितने भी हाई क्लास सफिस्टिकेटेड काइंड लोग खड़े थे वह भी स्टन रह गए। उनमें से बहुत से तो ये बात भी जानते थे कि कार्तिक कोई नया रईस नहीं बना है। वह मित्तल परिवार का वारिस है और उसकी परवरिश भी वैसे ही हुई है। उस कार्तिक को इस तरह कॉलेज की टपोरी भाषा बोलते देखकर वह सब हैरान हुए। कार्तिक के दोस्तों में से एक बोला, यार कार्तिक, पार्टी में तो तूने धुआं उड़ा दिया। गदर ब्रो गदर, हमारे तो अभी तक नीचे की जमीन झूम रही है। पर यार कार्तिक, हमको बड़ा आउट ऑफ प्लेस लग रहा है। तेरी इस पार्टी में शहर के इतने बड़े बड़े लोग हैं, हमारा होना तो मखमल में टाट के पाबंद जैसा है। कार्तिक ने आगे बढ़कर उसके सर पर चपत लगाते हुए कहा, अबे इतने भारी भारी जुमले कहाँ से सीखा है बे? फिर उसने अपने दोस्तों को गले लगाते हुए इन सब के बीच धीरे से कहा, तुमको एक बड़ा टॉप सीक्रेट बताता हूँ। तुमको क्या, मुझको भी यार आउट ऑफ प्लेस ही लग रहा है। तभी मैं पार्टी में इतनी लेट आया। मुझे ये शोशेबाजी, ये शो ऑफ करने वाले हिपोक्रेट लोगों की कंपनी बहुत अनकंफर्टेबल फील कराती है यार। इसलिए मैं बिल्कुल एंड में आया हूँ पार्टी के, और देख लो, फटाफट तुम लोगों के पास आ गया, वरना उन लोगों के सोफिस्टिकेटेड ड्रामे देखकर तो मुझे ही चक्कर आने लग गए थे। कार्तिक की बात सुनकर उसके सारे दोस्त बेहद हैरान रह गए। वो सब ये सोच रहे थे कि कार्तिक रईसों वाले एटीट्यूड की वजह से इतना लेट आया है। किसी ने नहीं सोचा कि कार्तिक इतना सोबर, इतना सिंपल और जेन्युइन है कि इस तरह की पार्टी उसके लिए अनकंफर्टेबल करने वाली फीलिंग है। कार्तिक के दोस्त उसका इतना प्यार मिलते ही जैसे जोश में आ गए। सब हवा में बियर उड़ाने लगे, हंसते मुस्कुराते चिल्लाते हुए बात करने लगे। थोड़ी देर में कार्तिक भी उनके साथ मस्त हो गया। बड़े बड़े बिजनेस टायकून कार्तिक को उसके दोस्तों के साथ एंजॉय करता देख रहे थे। सब हैरान थे कि किस तरह से वह सुपर रिच लोगों को छोड़कर अपने साधारण दोस्तों के साथ लगा हुआ है। कार्तिक ने अपने सारे दोस्तों को कहा, तुम लोगों के लिए ये पार्टी ऑल नाइट चलने वाली है। मैंने इस रिजॉर्ट के सबसे बेस्ट कमरे तुम लोगों के लिए बुक कर रखे हैं। आज सारी रात तुम सब यही रुकोगे, हम सब मिलकर मस्ती करेंगे। कार्तिक के दोस्त खुश होकर कार्तिक को कंधों पर उठाकर नाचने लगे। 5 स्टार में ना सिर्फ पार्टी और खाना हो रहा था, अब उनको कार्तिक के साथ रुकने को भी मिल रहा था। कार्तिक ने उस कहावत को झुठला दिया कि अमीर होने के बाद लोग अपनी गरीब दोस्तों को भूल जाते हैं।
कार्तिक उन लोगों से गले मिलकर एक बार फिर कियारा, रिद्धिमा और राधिका के पास लौट आया। वो लोग अभी भी बहुत सारे प्रोड्यूसरों से घिरे हुए थे। उन लोगों की फैन फॉलोइंग भी सडनली रॉकेट हाई हो चुकी थी। हर कोई उनके ऑटोग्राफ लेने और उनके साथ सेल्फी खींचवाने के लिए खड़ा था। उनके आसपास अच्छी खासी भीड़ इकट्ठा हो गई थी। एंथनी और समर को उस भीड़ को संभालना मुश्किल हो रहा था। रिसोर्ट के और भी सारे बाउंसर्स उनके आसपास लोगों को कंट्रोल करने में लगे हुए थे। कार्तिक ने ये सब होते हुए देखा और मुस्कुराकर नील की तरफ चल दिया। नील लोगों को अटेंड कर रहा था। आफ्टर इवेंट जो अरेंजमेंट्स ज़रूरी थे, उनका सुपरविजन सब कुछ नील के अंडर चल रहा था। जिन लोगों ने कार्तिक को आज तक देखा नहीं था, उनमें से बहुत से लोगों को तो लगा कि नील ही कार्तिक है, क्योंकि नील पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ सब कुछ संभाल रहा था। कार्तिक ने जाकर नील को गले लगाते हुए कहा, पार्टी निपटाने के बाद पैकिंग कर लेना, कल तुम भी बाकी सबके साथ मालदीव्स वेकेशन पर चल रहे हो। नील ने कार्तिक को पलट कर कहा, अबे हवा में बात मत कर भाई, यहाँ पर हाल देखा है, ऐसे ही थोड़ी छोड़कर जाया जा सकता है। यहाँ पर आने वाले लोगों के साथ काम के सिलसिले में अगले कितने दिनों के लिए कितनी सारी मीटिंग शेड्यूल हो गई है। ऊपर से इतना तामझाम जो फैला दिया है, ये सब भी तो समेटना है। ब्रो मैं नहीं जा सकूंगा। तू जा, यहाँ का किंग तू है भाई, और 50 लड़कियों के साथ जा रहा है, एंजॉय कर। नील ने हंसते हुए कहा। कार्तिक ने उसके सर पर एक चपत लगाते हुए बोला, चल बे, अकेला मैं क्या करूंगा, और उन लड़कियों से मुझे क्या मतलब, तू और आदित्य दोनों मेरे साथ चल रहे हो। आदित्य जो वहीं खड़ा था एकदम से पलट कर बोला, नो वे मैन, मैं तो इतनी सारी लड़कियों को अपने आसपास देखकर वैसे ही बेहोश हो जाऊंगा, और दूसरी बात, इस वक्त इंटरनेट पर बहुत सेंसेशन मची हुई है इस इवेंट की, मुझे उसको फॉलो करना है, देखना है कौन कहाँ कैसे इस पर रिएक्ट कर रहा है, और इसकी रिकॉर्डिंग के क्या रिस्पांस आते हैं। मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है किसी भी वेकेशन का। कार्तिक हैरान था कि उसको दोनों प्यारे दोस्त अपने काम को लेकर इतना डेडिकेटेड है कि उन्होंने वेकेशन के लिए स्ट्रेट अवे मना कर दिया। उधर कविता के पास भी लोगों की भीड़ लग गई थी। कितने सारे लोग उनको अपने इवेंट में परफॉर्म करने के लिए ऑफर दे रहे थे। बहुत से लोग ऐसे थे जो कविता को फुल टाइम अपने यहाँ अपॉइंट करना चाहते थे। कुछ लोगों ने तो कविता और उसके डांस ग्रुप की कुछ लड़कियों को फिल्मों के ऑफर भी दे डाली थी। कविता उन सबको मुस्कुराते हुए जवाब दे रही थी। कविता में एक बात बहुत अच्छी थी, ईमानदारी, लॉयल्टी। इतने बड़े बड़े ऑफर सुनकर भी उसके दिमाग में एक बार भी यह नहीं आया कि वह कार्तिक को छोड़कर किसी और को ज्वाइन कर ले। वह जानती थी कार्तिक ने उसको लाइफ का सबसे बड़ा मौका दिया है। इतने बड़े स्टेज पर कोई भी नए लोगों के साथ इस तरह एक्सपेरिमेंट नहीं करता जिस तरह कार्तिक ने उस पर भरोसा करते हुए किया था। उसे कार्तिक के इस भरोसे पर खरा उतरना था। कार्तिक यूं तो ऐसा लग रहा था कि अपने दोस्तों के साथ घुल-मिल कर मस्त है, पर ऐसा नहीं था। वह सब बातें बारीकी से नोटिस कर रहा था। उसने ये भी देख लिया था कि लोग किस तरह से कविता को बहला फुसलाकर अपने साथ जोड़ना चाहते हैं और कविता कितनी विनम्रता के साथ सबको मना करती हुई चल रही है। कार्तिक ने कविता के पास आकर उसको अप्रिशिएट करते हुए कहा, मैं बहुत खुश हूं कि हम साथ काम कर रहे हैं। कभी कभी ट्यूनिंग बैठाने में थोड़ा समय लगता है। जैसे हम लोगों को अच्छा दोस्त बनने में कई साल लग गए। कॉलेज के दिनों में हमने एक रफ शुरुआत की थी, पर वह हमारा बचपना था। आज सब कुछ बदल गया है, और यह कितने गर्व की बात है मेरे लिए कि हम लोग अब साथ काम कर रहे हैं। कविता ने कार्तिक को कहा, कार्तिक, बल्कि यह मेरे लिए भी बहुत प्राउड फीलिंग है कि मैं आप जैसे ऑनेस्ट और टैलेंटेड आदमी के साथ काम कर रही हूँ। हमारे प्रोफेशन में एक्सप्लॉइटेशन बहुत ज़्यादा है। आपने ना सिर्फ हम लोगों को पूरी इज्जत दी बल्कि अपने पंख फैलाने का मौका भी दिया है। कार्तिक ने कविता को कहा, आप लोग पिछले 1 महीने से बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। बस अब घर जाकर सब अपने सामान पैक करिएगा, कल वेकेशन पर निकलना है। कविता ने कार्तिक को पूछा, कल हमें किस समय जाना है? कार्तिक ने कविता को बोला, मैं सबके लिए कल रात की टिकट बुक करवा लेता हूँ। पार्टी खत्म होते होते सुबह हो जाएगी। घर जाकर आधा दिन आराम कीजिएगा और फिर पैकिंग
मैं फ़्लाइट डिटेल्स आपको मैसेज कर दूंगा, आप अपनी सारी गर्ल्स को व्हाट्सएप कर दीजिएगा। कविता ने हाँ में सर हिला दिया। कार्तिक उसको एक बार फिर से थैंक यू बोलकर वहां से आगे बढ़ गया। कार्तिक के जाते ही कविता को उसके ग्रुप की लड़कियों ने घेर लिया। सब बहुत एक्साइटेड थी यह जानने के लिए कि वो लोग वेकेशन पर कब निकल रहे हैं। कविता ने कार्तिक से हुई सारी बातों उन्हें बता दी। वह सब लोग अब आपस में आगे का प्रोग्राम डिस्कस करने लगे। क्या ड्रेस लेकर जाएंगे, क्या क्या करेंगे, वहां पर क्या क्या चीजें देखने वाली होगी। सब लड़कियां अब अपनी बातों में मस्त हो गई। कविता के साथ उसकी कुछ खास 2-3 दोस्त खड़ी रह गईं, जो उस ग्रुप का हिस्सा भी थीं। उन्होंने कविता को कहा, कविता, कार्तिक जैसा लड़का रोज रोज नहीं मिलता, ये तेरे लिए बेस्ट मौका है। वहां पर तुम लोगों के पास बहुत खाली समय होगा। तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, तुम्हारा नॉलेज लेवल कमाल का है, और जितना हम कार्तिक को ऑब्जर्व कर पाए हैं वह भी तुम्हारी ही तरह एक धीर गंभीर कैरेक्टर है। तुमको उससे रिलेशनशिप बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। तुम लोग कपल की तरह कमाल लगोगे। उन सब की बातें सुनकर कविता का हैरानी से उनकी तरफ देखा और फिर पलटकर कार्तिक की तरफ। उनके इस तरह कहने से कविता के दिमाग में भी कुछ अजीब बातें चलने लगीं। वह भी सोचने लगी क्या वाकई वह गर्लफ्रेंड की तरह कार्तिक के साथ हो सकती है। कविता को अभी तक भी यह आइडिया नहीं था कि कार्तिक कियारा को पसंद करता है। ये बातें सुनकर उनमें से ही एक लड़की ने कहा, तुम लोग शायद जानती नहीं हो कि कार्तिक की एंटरटेनमेंट कंपनी का जो म्यूजिक बैंड है, एंजल ऑफ ड्रीम्स, उसकी लीड सिंगर कियारा, वह कार्तिक की गर्लफ्रेंड है। यह इतना बड़ा मेगा शो उसने हमें लॉन्च करने के लिए नहीं किया, कियारा को लॉन्च करने के लिए किया है। तो तुम किसी भी तरीके के ख्वाब मत देखो, तुम्हारा कोई चांस नहीं है। कविता की दूसरी फ्रेंड ने चिढ़ते हुए उस लड़की की बात काटी और कहा, ऐसी गर्लफ्रेंड्स बनती और छूटती रहती हैं। मैंने भी सब पता कर लिया है। उनकी दोस्ती सिर्फ कुछ महीने की है, और वह लड़की गाने में कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, उसका थिंकिंग लेवल हमारी कविता जैसा नहीं है। कविता की इंटेलिजेंस के तो अच्छे अच्छे लोग कायल हैं। जब तक आपने कुछ बेटर नहीं देखा होता आपको एवरेज चीज़ें पसंद आती हैं। जब कार्तिक कविता की कंपनी में रहेगा तो उसको साफ डिफरेंस देखेगा कि कहाँ वो कियारा रहा और कहाँ कविता। इसलिए कियारा से तो क्या ही इंफीरियर फील करना। उस लड़की की हाँ में हाँ मिलाते हुए एक तीसरी लड़की ने भी कविता से कहा, एग्जैक्टली कविता, तुम्हें कार्तिक को लेकर सीरियसली सोचना चाहिए। तुम कॉलेज की टॉपर रह चुकी हो, कितने लड़के तुम पर जान देते थे पर तुमने कभी पलट कर नहीं देखा। कार्तिक का सीन भी तो कुछ ऐसा ही है, सुपर इंटेलिजेंट है वह भी। तुम्हें एक बार सच में उसके साथ नज़दीकी बढ़ाने के बारे में सोचना चाहिए। उसको भी तुम्हारे जैसी लड़की कहाँ मिलेगी। कविता उन सब की बातें चुपचाप सुन रही थी। उसने किसी की बात पर भी कुछ भी रिएक्ट नहीं किया। कविता को इस तरह भड़काने में उन लोगों का अपना मोटिव भी था। अगर कविता कार्तिक के बहुत क्लोज आ जाएगी तो इसका फायदा उन सबको भी मिल सकता था। उधर कार्तिक ने अपने रिसोर्ट के सीईओ को बुलाया और कहा, मिस्टर महेश, मुझे कल मालदीव्स की 55 टिकट चाहिए। मैंने अपने सब आर्टिस्ट्स को मालदीव्स पर वेकेशन का वादा किया था, पर मैं ये बात आपको पहले कहना भूल गया कि बुकिंग और अरेंजमेंट कर लीजिए। अभी मैं मिस कविता को बोल कर आया हूँ कि हम लोग कल रात ही निकलेंगे। मैं चाहता हूँ कि इस पार्टी और उनकी वेकेशन में कोई ज़्यादा डिफरेंस ना रहे ताकि विक्ट्री सेलिब्रेशन जैसी फीलिंग बनी रहे, इसलिए कल की ही टिकट्स बुक करवाइए। कार्तिक के रिसोर्ट का सीईओ उसको यस सर बोलकर चला गया, पर अगले 15 मिनट में ही वो वापस आया और बोला, सर आई एम रियली सॉरी, पर कल की किसी भी फ्लाइट्स में 55 टिकट्स अवेलेबल नहीं है। कार्तिक ने हैरानी से उसकी तरफ देखा और कहा, ऐसा कैसे हो सकता है, इतनी सारी एयरलाइंस है, किसी में तो होगी। उसके सीईओ ने कहा, सर मालदीव्स में इन दिनों कोई इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट चल रहा है, फिर स्कूलों की छुट्टियां भी शुरू हो गई हैं, इस वजह से सब कुछ फुली पैक्ड है, सारी बुकिंग हो चुकी हैं, कहीं कोई गुंजाइश ही नहीं है कि मैं इतनी सारी टिकट बुक करा लूं। कार्तिक अपने सीईओ की बात सुनकर सोच में पड़ गया। उसने सबको बोल दिया था कि हम लोग कल ही निकल रहे हैं, यह उसने सोचा ही नहीं कि इस तरह टिकट की प्रॉब्लम भी आ सकती है।
जब वह सीईओ कार्तिक को ये सब कह रहा था तब नील भी कार्तिक के साथ ही खड़ा था। नील ने कार्तिक को कहा, ऐसा कर भाई, तू अपना प्राइवेट जेट ही ले जा या फिर एक और प्लेन खरीद ले। तेरे लिए कौन सा प्लेन खरीदना मुश्किल काम है? नील ने हंसते हुए कहा तो कार्तिक बोला, यार मेरा प्राइवेट जेट इतना बड़ा नहीं है जो 55 लोगों को ले जाए, और बड़ा प्लेन खरीदना तुझे बच्चों का काम दिखता है क्या? अरे भाई, बड़ा प्लेन खरीदना कोई एक दिन का काम नहीं है, वह लंबा प्रोसेस है। उसमें गवर्नमेंट अप्रूवल और बहुत सारा पेपर वर्क करना पड़ेगा, तब जाकर वह काम हो पाएगा। इस वक्त तो कुछ और ही रास्ता निकालना पड़ेगा। आदित्य भी वहीं खड़ा उन लोगों की बातें सुन रहा था। आदित्य ने नील की बात पर कहा, अगर प्लेन और टैक्स का अरेंजमेंट हो गया तब भी वहां जाकर सब कुछ मैनेज करना मुश्किल होगा। अभी तो वह सीईओ बोल कर गया कि मालदीव्स में सब कुछ ऑलरेडी बुक्ड है, तो इतने सारे कमरे और बाकी अरेंजमेंट कैसे होंगे? आई ऑफ डार्क नाइट की माया भी वही खड़ी थी। आदित्य की बात पर उसने एक ऐसा रिविलेशन किया जो सबके लिए बहुत शॉकिंग था। सब लोग हैरानी से कभी कार्तिक और कभी माया की तरफ देखने लग। किसी को यकीन नहीं आ रहा था कि जो माया कह रही है वो सच है। इवेंट की सक्सेस पार्टी में कार्तिक ने कविता और उसकी ग्रुप की लड़कियों को कहा, तुम सब लोग कल वेकेशन के लिए पैकिंग कर लेना, कल रात की फ्लाइट से हम सबको मालदीव्स निकलना है। कविता के ग्रुप की लड़कियां तो एक्साइटमेंट के मारे खुशी से पागल हुई जा रही थी। कार्तिक ने अपने रिसोर्ट के सीईओ को सबकी टिकट बुक करने के लिए भी बोला। रिसोर्ट के सीईओ महेश ने बताया कि किसी इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट की वजह से सारी फ्लाइट बुक हैं, बल्कि सिर्फ फ्लाइट्स ही नहीं, मालदीव्स में सब होटल रिसोर्ट भी बुक दिखा रहा है। नील ने कार्तिक को प्राइवेट प्लेन का सजेशन दिया, पर कार्तिक ने उसे कहा कि उसका प्राइवेट जेट इतने सारे लोगों के हिसाब से छोटा है। आदित्य ने नील को कहा कि अगर किसी तरीके से फ्लाइट कर भी लेंगे तो वहां कमरों का कैसे करेंगे? एक साथ इतने कमरों की बुकिंग कैसे होगी जब ऑलरेडी सब कुछ बुक है? वहां खड़ी माया उन सब की बातें सुन रही थी। उसने आदित्य और नील की बातें सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, मालदीव्स में तो किसी तरीके की कोई दिक्कत आ ही नहीं सकती, ना होटल रिसोर्ट बुकिंग की, ना ही कहीं एंजॉय करने की। वहां कोई भी परेशानी होने का तो सवाल ही नहीं उठता। नील ने हैरानी से माया को देखते हुए कहा, क्यों भाई, अभी तो उस महेश ने बताया कि वहां पर सब कुछ बुक है, तो फिर होटल्स की भी तो दिक्कत आएगी ही ना? माया कार्तिक की तरफ देखकर मुस्कुराई और बोली, तुम लोगों को एक बहुत खास बात पता नहीं है। आधे से ज्यादा मालदीव्स आइलैंड मित्तल फैमिली के पास है। जब वह आइलैंड प्रॉपर्टी ही मित्तल फैमिली की है तो वहां किस बात की दिक्कत हो सकती है भला? माया की बात सुनकर सब शॉक रह गए। सब हैरानी से माया को देख रहे थे। कार्तिक के बैकग्राउंड की वजह से उन लोगों को रोज रोज इतने सदमे मिल रहे थे कि अब तो वह लोग रिएक्ट भी नहीं कर पाते थे, और इस तरह किसी आइलैंड का मालिक होना, ये तो बहुत ही शॉकिंग बात थी सबके लिए। माया की बात सुनकर कार्तिक कुछ नहीं बोला, बस मंद मंद मुस्कुराता रहा। मालदीव्स में वेकेशन ऑफर करने की यही वजह थी। कार्तिक को तो पता था कि आधे से ज्यादा आइलैंड उसकी फैमिली की प्रॉपर्टी है। ये सब के लिए इतना अनबिलीवेबल था कि सब एकदम स्टंट थे। नील ने कार्तिक को पूछा, देख ब्रो, तू यह इंस्टॉलमेंट में झटके देना बंद कर भाई, किसी दिन अपनी हार्ट बीट बंद हो जाएगी। तू एक बार में ही बता दे कि दुनिया में कितना कुछ तेरे नाम पर है। मुझे लग रहा है यह आधी दुनिया ही तेरे बाप दादा ने खरीद रखी है। नील की बात सुनकर वहां खड़े सब लोग जोर से हंस दिए। कार्तिक ने नील के सर पर एक चपत लगाई और बिना कुछ बोले, सबको हैरान छोड़कर, मुस्कुराता हुआ अपने ऑफिस की तरफ बढ़ गया। उसको रिसोर्ट के सीईओ से अलग से बात करनी थी। ऑफिस में जाकर कार्तिक ने अपने सीईओ महेश को कहा, सारी टिकट कैसे बुक हो सकती हैं? जब भी कोई इस तरह का इवेंट आता है तो ट्रैवल एजेंट्स टिकट होल्ड कर लेते हैं। तुम किसी बड़े ट्रैवल एजेंट को कांटेक्ट करो, उन्होंने जरूर किसी ना किसी एयरलाइंस में टिकट होल्ड कर रखी होंगी, उनके थ्रू हमको टिकट्स अवेलेबल हो जाएगी। महेश ने कार्तिक को कहा, आप सही कह रहे हैं सर, पर अधिकतर ट्रैवल एजेंट्स इकोनॉमी क्लास के टिकट्स रखते हैं। हम बिजनेस क्लास ट्राई कर रहे थे और बिजनेस क्लास अवेलेबल नहीं है।
आप नॉर्मल इकोनॉमी क्लास में कैसे जा सकते हैं? कार्तिक ने महेश को कहा, मैं ना सिर्फ इकोनॉमी क्लास में जाऊंगा बल्कि तुम ये बात किसी को रिवील ही नहीं करोगे कि तुम ये बुकिंग मेरे लिए और मेरे लोगों के लिए करा रहे हो। सबको लगना चाहिए कि हम ऑर्डिनरी टूरिस्ट हैं। मैं बहुत छोटे होते मालदीव्स गया था। मुझे वहाँ के किसी भी बिजनेस ऑपरेशंस के बारे में कुछ भी नहीं पता है। मैं वहाँ एक सरप्राइज विजिट करना चाहता हूँ। वहाँ पर मैंने अपने लोगों को इन्फॉर्म भी नहीं किया है कि मैं आ रहा हूँ। मैं ये काम कल फ़ोन करके करने वाला था और होटल की बुकिंग भी, पर अब मैं ये सब कुछ ट्रैवल एजेंट के थ्रू ही करूँगा। मैं अब बिल्कुल नहीं चाहता कि किसी को मेरी रियल आइडेंटिटी पता भी चले। महेश कार्तिक की बात सुनकर बहुत हैरान हुआ। उसने कार्तिक को कहा, पर सर आप इकोनॉमी क्लास में कैसे मैनेज करेंगे? बहुत लंबा सफ़र है। कार्तिक ने महेश को बोला, मैं किस तरह के हालातों में मैनेज करने का आदी रहा हूं इसका तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। इसलिए ज्यादा मत सोचो। मेरी और कविता के पूरे डांस ट्रूप की और साथ ही कियारा, राधिका, रिधिमा, हम सब की तुम इकोनॉमी क्लास की ही टिकट्स करवाओ और ट्रैवल एजेंट के थ्रू ही एक नॉर्मल 4 स्टार होटल की बुकिंग भी करा दो। मुझे कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं चाहिए। एक बार तो मैं सब कुछ नीचे के लेवल से ही शुरू करूंगा। वहां जाकर फिर देखूंगा कि अगला स्टेप कैसे लेना है। कार्तिक के सीईओ महेश ने हाँ में सिर हिला दिया। पार्टी अब खत्म हो चुकी थी। सब अपने अपने घर जा चुके थे। कितनी रातों से इतने बड़े इवेंट के अरेंजमेंट के लिए सब लोग सोए नहीं थे। अगले दिन जब महेश ने सारी बुकिंग्स कराकर डिटेल कार्तिक को फॉरवर्ड की तब कार्तिक ने साथ साथ ही वह सारी डिटेल्स कविता को भी भेज दी थी ताकि वह उन डिटेल्स को अपने ग्रुप के साथ शेयर कर सके। एक बहुत बड़े ट्रैवल एजेंट के थ्रू महेश को इतनी सारी टिकट्स एक ही फ्लाइट में अवेलेबल हो गई थी। फ्लाइट रात के 1:30 बजे की थी। कविता ने अपने ग्रुप की सब लड़कियों को इंस्ट्रक्शंस दे दी थी कि वह लोग 10:30 तक इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंच जाएं। कार्तिक, कियारा और रिद्धिमा के साथ सीधा रिसोर्ट से ही एयरपोर्ट के लिए निकला था। राधिका को उसकी फैमिली वाले एयरपोर्ट छोड़ने आए थे। वो सब लोग टाइम से एयरपोर्ट पहुंच गए थे पर कविता के ग्रुप का अभी भी कोई अता पता नहीं था। जिस ट्रैवल एजेंट के थ्रू महेश ने बुकिंग की थी उसके 2 टूरिस्ट गाइड एयरपोर्ट पर उन लोगों का वेट कर रहे थे। महेश ने जो टूरिस्ट पैकेज बुक किया था उसमें 2 टूरिस्ट गाइड उस ट्रैवल एजेंसी की तरफ से ही भेजे जाते हैं। ये ट्रैवल कंपनी एक बार में 100 लोगों का ट्रिप कंडक्ट करती थी और उनके साथ अपने टूरिस्ट गाइड भी भेजती थी। वो लोग कार्तिक पर चिल्ला रहे थे कि बोर्डिंग स्टार्ट होने वाली है, उसके बाकी लोग कहाँ हैं। उनको इस तरह बात करते देख रिद्धिमा एक बार उनसे उलझने को हुई कि उन लोगों को अंदाजा नहीं है कि वह किस से बात कर रहे हैं, पर कार्तिक ने एयरपोर्ट आते हुए रास्ते में ही कियारा और रिद्धिमा को कह दिया था कि किसी को भी कार्तिक की रियल आइडेंटिटी के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। वह टूरिस्ट गाइड 40 की उम्र का था, यानी कार्तिक से ऑलमोस्ट डबल एज। कार्तिक समझता था कि ट्रिप को सही तरीके से कंडक्ट करना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसलिए बिना उस टूरिस्ट गाइड से कोई बहस किए चुपचाप उसकी डांट खाता रहा। गलती तो कविता की थी पर कार्तिक भी रिस्पॉन्सिबल था, क्योंकि यह ग्रुप कार्तिक लीड कर रहा था। बिल्कुल एंड मोमेंट पर कविता अपनी लड़कियों के साथ आई। दरअसल कविता ने अपनी सब लड़कियों को ले जाने के लिए एक बस बुक की थी, पर उनमें से कुछ लड़कियां थकान के मारे सोई ही रह गई और उनसे कांटेक्ट नहीं हो पाया। कविता उन्हें लगातार फ़ोन मिलाती रही पर फ़ोन उठा नहीं। यह वो लड़कियां थीं जो हॉस्टल के कमरों में अकेली रहती थी और इनको टाइम से उठाने वाला भी कोई नहीं था। जो टूरिस्ट गाइड इतनी बुरी तरीके से कार्तिक पर चिल्ला रहा था वह एक साथ इतनी सारी खूबसूरत लड़कियां देखकर अवाक रह गया। वो बुद्धू की तरह पलकें झपकाता हुआ इतनी सारी खूबसूरत लड़कियों को हैरानी से देख रहा था। उन सब लड़कियों के आने के बाद अब वह कभी कार्तिक को देखता, कभी इतनी सारी लड़कियों को। उसको समझ नहीं आ रहा था कि एक आदमी के साथ इतनी सारी खूबसूरत लड़कियां कैसे हैं। हालांकि उसके पास सारे पैसेंजर की डिटेल्स थी, पर वह सब लड़कियां एक से एक इतनी खूबसूरत हो सकती हैं, यह उसको अंदाजा नहीं था। उसने कार्तिक से पूछा, तुम कहीं के प्रिंस हो क्या? यह इतनी सारी अप्सराएं साथ लेकर जा रहे हो?
उसकी इस बात पर रिद्धिमा खिलखिलाकर हंस दी और कार्तिक भी ब्लश करने लगा। कार्तिक को भी अजीब लग रहा था कि वह इतनी सारी लड़कियों के बीच में अकेला था। कविता और उसके ग्रुप की लड़कियां और रिद्धिमा कियारा राधिका तो थे ही। कार्तिक के साथ मैगी और हिना भी थे। कार्तिक ने उस टूरिस्ट गाइड को कोई जवाब नहीं दिया। सब लोग फटाफट बोर्डिंग और सिक्योरिटी चेक की लाइन में लग गए। वहां पर बाकी लोग जो मालदीव्स घूमने जा रहे थे वह भी उन सबको बहुत क्यूरियोसिटी से देख रहे थे। जब कार्तिक से किसी ने पूछा कि इतनी सारी लड़कियों के साथ वह क्या किसी तरह के इवेंट पर जा रहा है, तब कार्तिक ने उनको कहा कि वह लोग कॉलेज स्टूडेंट हैं। तब भी इस कंपोजिशन पर सारे हैरान थे कि एक लड़का और इतनी सारी लड़कियां कैसे। कार्तिक ने उन सब को कहा कि बेसिकली यह गर्ल्स ट्रिप ही है। उसको तो बस मालदीव्स में कुछ अरेंजमेंट करने के लिए साथ भेजा जा रहा है। कार्तिक ने महेश को स्पेशली कहा था कि वह इकोनॉमी क्लास के टिकट बुक कराए। पर महेश को अंकल चौहान की इंस्ट्रक्शंस आ गई थी कि सब कुछ बिजनेस क्लास बुक होना चाहिए। इनफैक्ट ट्रैवल एजेंट के थ्रू जब कार्तिक नॉर्मल टिकट बुक कराना चाहता था, तब अंकल चौहान को सारी सिचुएशन की खबर लग गई थी। अंकल चौहान बैकग्राउंड में रहकर भी कार्तिक के सारे कामों पर पूरी नज़र रखते थे। उन्होंने जाने उस ट्रैवल एजेंट को ऐसा क्या कहा कि उसने अपने बाकी बुकिंग कैंसिल कर दी और सारी टिकट्स कार्तिक और उसके ग्रुप के नाम ट्रांसफ़र कर दी। इनफैक्ट जिन भी टूरिस्ट की टिकट उसने कैंसिल करें उनको टिकट के पैसे तो वापस किए हैं, डबल कंपनसेशन भी दिया। मित्तल परिवार को आखिर कौन मना कर सकता था, फिर अंकल चौहान ने उसको सारे पैसे भी रीइंबर्स कर ही दिए थे। कार्तिक ये बात सीक्रेट रखना चाहता था कि वह मित्तल फैमिली से है, पर अंकल चौहान ने उसके सारे प्लान पर ऑलरेडी पानी फेर दिया था। वह ये बात बर्दाश्त नहीं कर सकते थे कि कार्तिक इकोनॉमी क्लास में इतना लंबा ट्रैवल करें। जब बोर्डिंग शुरू हुई तो कार्तिक ये देखकर हैरान रह गया कि बिजनेस क्लास का पूरा सेक्शन उसके लिए बुक किया गया है। इनफैक्ट उस स्पेशल प्लेन में मैक्सिमम एरिया बिजनेस क्लास को अलॉट किया गया था, और वह सारा का सारा कार्तिक के लोगों लिए रिजर्व था। बिजनेस क्लास में भी एक प्रीमियम क्लास था जो कि सुपर स्पेशल था। सारी लग्जूरियस एमेनिटीज उसमें अवेलेबल थी और अलग से 2 एयर होस्टेस सिर्फ कार्तिक को सर्व करने के लिए मौजूद थी। कविता श्रीधर के ग्रुप की लड़कियों को इकोनॉमी क्लास की बजाय जब बिजनेस क्लास में भेजा गया तो उन लोगों की हैरानी की सीमा न रही। इनफैक्ट बहुत सी लड़कियां ऐसी थी जिन्होंने लाइफ में कभी फ्लाइट में सफ़र किया ही नहीं था। उनके लिए इकोनॉमी क्लास में सफ़र करना भी बहुत बड़ी बात थी। अंदर प्लेन में जब उन्होंने इकोनॉमी क्लास और बिजनेस क्लास का डिफरेंस देखा तो दांतों तले उंगली दबा ली थी। कार्तिक को खुद भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। उसने महेश को क्लियर इंस्ट्रक्शंस दी थी इकोनॉमी क्लास बुक करवाने की, फिर सब कुछ बिजनेस क्लास में कैसे कन्वर्ट हो गया। प्लेन अभी टेक ऑफ नहीं हुआ था। कार्तिक के फ़ोन में सिग्नल था। कार्तिक ने महेश को कॉल किया और पूछा कि यह सब क्या हो रहा है। उसने कार्तिक को कहा, सॉरी सर, यह सारी इंस्ट्रक्शंस मिस्टर चौहान ने दी थी और आपको बताने के लिए मना किया था। ये सारे अरेंजमेंट्स भी उन्होंने ही किए हैं। कार्तिक ने महेश से पूछा, पर अंकल चौहान को इन्फॉर्मेशन किसने दी कि मैं अपनी एंटरटेनमेंट कंपनी के स्टाफ के साथ मालदीव्स घूमने जा रहा हूं? महेश ने घबराते हुए कार्तिक को कहा, आई स्वेयर सर, मैंने उन्हें इन्फॉर्म नहीं किया, पर वह हर चीज़ पर खुद ही नज़र रखते हैं। आप जानते हैं उनका एक पैरेलल इंटेलिजेंस सिस्टम काम करता है और आपके इर्द गिर्द उन्होंने बहुत से सिक्योरिटी वाले छोड़े हुए हैं जो उनके बहुत लॉयल हैं। ज़रूर उन्होंने ही मिस्टर चौहान को इन्फॉर्म किया होगा। सर यकीन कीजिए, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। कार्तिक को समझ नहीं आया कि वह महेश को कहीं भी तो क्या कहें। वह जानता था कि अंकल चौहान उसको लेकर अब बहुत ज़्यादा एहतियात बरतते हैं, खासकर जब से रिसोर्ट में आग लगी और रोशन ने उन पर जानलेवा हमला किया। कार्तिक ने सोचा कि वह चौहान अंकल को फ़ोन करें, पर फिर उसने यह आइडिया ड्रॉप कर दिया। प्लेन अब टेक ऑफ करने ही वाला था, अब वैसे भी कुछ नहीं हो सकता था। कार्तिक अपने प्रीमियम केबिन में जाकर बैठ गया। कविता के ग्रुप की सारी लड़कियां इतनी सुपर एक्साइटेड थी कि पूरा प्लेन उनकी हंसी की आवाज़ों से गूंज रहा था।
मजेदार सीन तो ये भी था कि इकोनॉमी क्लास में एक कपल था जो कार्तिक की वजह से आपस में लड़ रहे थे। लड़की अपने बॉयफ्रेंड को ताने दे रही थी कि मैंने इन लड़कियों का कल लाइव टेलीकास्ट देखा था। यह एक एंटरटेनमेंट कंपनी की डांस ग्रुप में काम करती हैं। ये तक बिजनेस क्लास में ट्रैवल कर सकती हैं। तुम मुझे इकोनॉमी क्लास में ले जा रहे हो। प्लेन में हर तरफ एक अलग ही किस्म का चित्रहार चल रहा था। प्लेन में हो रहे शोर शराबे से तंग आकर कार्तिक ने बैग में से अपनी किताब निकाली और पढ़ना शुरू कर दिया। कार्तिक के उस प्रीमियम केबिन में 2 ही सीट थीं। कार्तिक को एक बार लगा कि वो कियारा को अपने पास बुला ले। फिर उसे लगा यह शायद सही नहीं होगा। अगर वह कियारा को सबके सामने इतना इम्पोर्टेंस देगा तो ये कियारा के लिए ही प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। हर किसी को ये लगेगा कि कियारा जो भी अचीव कर रही है वो इसलिए कि कार्तिक उसको एक्स्ट्रा इम्पोर्टेंस देता है। ये सोचकर कार्तिक ने कियारा को अपने पास आने को नहीं कहा। हालांकि उसको इस बात की फिक्र थी कि शायद कियारा को ये बात बुरी लगे और वह इस बात के लिए उससे नाराज भी हो जाए। कार्तिक आंखें बंद करके यही सब सोच रहा था जब उसे कुछ शोर सुनाई दिया। कार्तिक ने पलट कर देखा, रिद्धिमा एक लड़के से बुरी तरह झगड़ रही थी। कार्तिक को समझ नहीं आया कि अचानक से क्या हो गया। कार्तिक फौरन उठकर उनके पास गया। रिद्धिमा उस लड़के पर चिल्लाते हुए कह रही थी, तुम्हारी इस बदतमीजी के लिए तुम सोच भी नहीं सकते मैं तुम्हारा क्या हाल कर सकती हूँ। कार्तिक को लगा कि उस लड़के ने शायद रिद्धिमा के साथ कोई बदतमीजी करने की कोशिश की है। कार्तिक का भी पारा हाई हो गया। कार्तिक गुस्से में उस लड़के की तरफ बढ़ा तो उस लड़के ने पीछे हटते हुए कार्तिक को कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर कार्तिक अचानक से वहीं रुक गया। फ्लाइट में रिद्धिमा एक आदमी के साथ झगड़ा कर रही थी। कार्तिक को लगा कि उस आदमी ने रिद्धिमा के साथ कोई बदतमीजी की है। कार्तिक गुस्से में जब उसकी तरफ बढ़ा तो वो आदमी पीछे हटता हुआ बोला, हेलो मिस्टर कार्तिक, आपने शायद मुझे पहचाना नहीं। वर्ल्ड फैशन शो के इवेंट में मेन फोटोग्राफर मैं ही था। उस फैशन चैंपियनशिप की जो विनर थी, आपने मुझसे उनकी इवेंट के दौरान खींची गई सारी फोटोग्राफ्स मांगी थी। मैंने वो सारी फोटोग्राफ्स आपके ऑफिस भिजवाई थी। कार्तिक गुस्से में उसकी तरफ बढ़ा जरूर था पर उसकी बात सुनकर एकदम रुक गया। कार्तिक ने उस आदमी को ध्यान से देखा तो कार्तिक को याद आया कि वर्ल्ड फैशन शो में रोशन को एक्सपोज करने में इस आदमी ने भी कार्तिक की थोड़ी सी हेल्प की थी। हालांकि वह माइनर टेक्निकल हेल्प था। रोशन को एक्सपोज करने वाले वह अलग अलग वीडियो क्लिप्स चलाने में अटक रहे थे। तब इस आदमी ने वो सारी वीडियोस एक के बाद एक डिस्प्ले पर लगा दी थी। इसके पास वहां के सारे सिस्टम का एक्सेस था। इवेंट का मेन फोटोग्राफर भी यही बंदा था। कार्तिक ने इस बार उस आदमी को पोलाइटली कहा, मैंने आपको पहचान लिया है मिस्टर विवेक। मुझे वह दिन अच्छे से याद है। मैं कभी किसी से ज़रा सी भी मदद लेता हूं तो भूलता कभी नहीं हूं। आई होप कि मेरे ऑफिस से आपको आपकी दी फोटोग्राफ्स का पूरा पेमेंट पहुंच चुका होगा। विवेक ने कार्तिक को कहा, सर मेरी एक्सपेक्टेशन से बल्कि बहुत ज़्यादा पेमेंट आया था। थैंक यू सो मच फॉर दैट। कार्तिक ने विवेक से कहा, पर मिस्टर विवेक क्या मैं जान सकता हूं कि आप इस वक्त मेरी फ्रेंड के साथ किस लिए उलझ बैठे हैं? क्या प्रॉब्लम हुई है? विवेक कोई जवाब देता इससे पहले ही रिद्धिमा कार्तिक से बोली, अरे ये हमें बिना बताए हमारी फोटोग्राफ्स ले रहे थे। तुम ही बताओ ये कहाँ की तमीज है? अभी मैं वॉशरूम की तरफ जा रही थी तब भी यह अलग अलग एंगल से फोटोग्राफ्स उतार रहे थे। ना सिर्फ मेरी बल्कि बाकी लड़कियों की भी। ये बहुत ही डिस्गस्टिंग बिहेव है। हम लोग अपने पर्सनल स्पेस में है, विदाउट मेकअप एंड कैजुअल कपड़ों में। हाउ कैन ही फोटोग्राफ अस लाइक दिस? रिद्धिमा की बात सुनकर कार्तिक विवेक को कुछ कहता इससे पहले ही विवेक ने अपने डिफेंस में कहा, मिस्टर कार्तिक यह मैम मुझे बहुत गलत समझ रही हैं। मेरा इंटेंशन इन्हें किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाना नहीं था। आप जानते हैं कि मैं एक फैशन फोटोग्राफर हूं। मैंने जब ये प्लेन बोर्ड किया तो मैं हैरान था कि पूरा बिजनेस क्लास आज खाली कैसे है। फिर जब एक एक करके इतनी खूबसूरत लड़कियों ने प्लेन में एंट्री किया तो मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मेरे लिए ये बहुत ही सरप्राइजिंग और खूबसूरत मोमेंट था। मैं कभी भी इस तरह की एक्सेप्शनल ब्यूटीज को किसी गलत नज़र से नहीं देखता। पर हाँ, मेरा प्रोफेशन हर समय मुझ पर हावी रहता है।
कोई भी ऐसी चीज़ जो कैमरे में कैप्चर करके खूबसूरत दिखती हो, मेरा कैमरा वहाँ जैसे अपने आप एक्टिवेट हो जाता है। मेरे दिमाग में बस एक ही थॉट रहता है कि मैं खूबसूरती को और खूबसूरत तरीके से प्रेजेंट करूं। प्रोफेशनल फ़ोटो शूट तो मैं आए दिन करता ही रहता हूं, ये बात आप भी जानते हैं, पर इस तरह की नेचुरल फ़ोटोग्राफ्स की एक अलग बहुत स्ट्रांग सुंदर अपील होती है। मैम को शायद इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि पर्सनल स्पेस की खींची गई इस तरह की फ़ोटोग्राफ्स किस तरह से वायरल हो सकती हैं और इनकी पॉपुलैरिटी 10 गुना बढ़ा सकती हैं। कार्तिक ने विवेक को पूछा, आपको नहीं लगता कि आपको कम से कम मुझे ये बात पहले इनम करनी चाहिए थी? विवेक ने कार्तिक को कहा, हाँ ये गलती हुई है मुझसे कि मुझे पता करना चाहिए था कि यह सारा ग्रुप किसके साथ है, और उनसे परमिशन लेना चाहिए था। पर अगर मैं लड़कियों को बता देता कि मैं इनकी फ़ोटोग्राफ्स उतार रहा हूँ तो ये लोग कॉन्शियस हो जाते और फिर जो चीज़ मुझे चाहिए वह फ़ोटोग्राफ्स में नहीं आ पाती। बिलीव मी मिस्टर कार्तिक, मेरा कोई गलत इंटेंशन नहीं था। उस आदमी की बात सुनकर रिद्धिमा अब बिल्कुल चुप हो गई। रिद्धिमा को तो वैसे भी पॉपुलैरिटी की बहुत ज़्यादा भूख रहती है, उसने यह बात सोची ही नहीं कि यह बंदा कोई बहुत बड़ा प्रोफेशनल फैशन फोटोग्राफर है। अगर उसके द्वारा खींची गई फ़ोटोग्राफ्स बड़ी बड़ी मैगजीन्स और जर्नल्स में आती है तो ऑब्वियस बात है कि इसका बहुत बड़ा फ़ायदा रिद्धिमा और बाकी लड़कियों को होने वाला था। पर उसके बावजूद रिद्धिमा नहीं चाहती थी कि उसकी बिल्कुल अनफिल्टर्ड और बिना मेकअप की फ़ोटोग्राफ्स बाहर आए। कार्तिक ने विवेक से कहा, मिस्टर विवेक, मैं मानता हूँ आपकी इंटेंशन गलत नहीं थी, पर मेरी फ्रेंड रिद्धिमा भी अपनी जगह सही है। टाइम ही ऐसा है कि कोई आपको अगर इस तरह क्लिक करें तो यह इरिटेटिंग महसूस होता ही है। आपने जो किया वह अपने प्रोफेशनल ग्रीड में किया, पर रिद्धिमा की बात सही है कि अगर कोई अपने पर्सनल स्पेस में आपका इंटरफेयर नहीं चाहता तो आपको नहीं करना चाहिए। विवेक ने कार्तिक को कहा, मिस्टर कार्तिक, आई एम रियली सॉरी। किसी को भी हर्ट करना मेरा पर्पस नहीं था। मुझे ये भी नहीं पता था कि यह लड़कियों का इतना बड़ा ग्रुप एक्चुअली में आपके साथ है। दरअसल कार्तिक का केबिन बिल्कुल आगे था और सेपरेटली कवर्ड था। कार्तिक शुरुआत में ही अपने केबिन में रुक गया था और विवेक ने कार्तिक को अंदर आते हुए नहीं देखा, इसलिए उसे अंदाजा ही नहीं था कि यह सब लोग कार्तिक के साथ हैं। विवेक ने कार्तिक को बताया, मैं मालदीव्स आइलैंड पर कुछ फैशन मॉडल्स के बीच साइड प्रोफेशनल फोटोग्राफ्स उतारने के लिए ही जा रहा था, बट जब मैंने प्लेन में इतनी खूबसूरती का खजाना देखा तो मैं खुद को रोक नहीं सका। पर मैं सिंसियरली अपोलोजाइज करता हूँ कि मुझे पूछना चाहिए था। विवेक अजीब तरीके से बातों को रिपीट कर रहा था। कार्तिक को उसके बिहेव से बहुत अनकंफर्टेबल फील होने लगा। विवेक जो कुछ भी कह रहा था कार्तिक को वह सब कुछ पूरी तरह से सच नहीं लग रहा था। कार्तिक को चुप देखकर रिद्धिमा की बजाय इस बार कियारा बोली, मिस्टर विवेक, आपका इंटेंशन चाहे कितना भी अच्छा रहा हो, पर मेरी पर्सनल प्रेफरेंस है कि मेरी इस तरह की फ़ोटोग्राफ्स बाहर नहीं आएं। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि मेरे पर्सनल स्पेस में कोई एंट्री करे। आप इन फ़ोटोग्राफ्स को अभी डिलीट कर दीजिए। विवेक ने कियारा की तरफ देख कर कहा, मैंने आपको वर्ल्ड फैशन कंपटीशन में भी कैप्चर किया था। आपकी फ़ोटोग्राफ्स जगह जगह पहुंचाने में मेरा बहुत बड़ा हाथ है। इनफैक्ट आपको पॉपुलर करने में मेरा काफ़ी कंट्रीब्यूशन है। आप मुझे इस चीज़ का क्रेडिट देने की बजाय बल्कि और ह्यूमिलिएट कर रही हैं। उस आदमी विवेक ने जिस तरह कियारा से बात की, कार्तिक को उसका लहजा बिल्कुल पसंद नहीं आया। कार्तिक ने इस बार सख्त शब्दों में विवेक को कहा, मिस्टर विवेक, मेरा स्टाफ नहीं चाहता कि आप उनको इस तरह फोटोग्राफ करें। आपको ये पिक्चर्स अभी डिलीट करनी होंगी। पर विवेक के दिमाग में तो अब बहुत सारी चीजें एक साथ चल रही थी। उसने कार्तिक से पूछा, आपने क्या कोई एंटरटेनमेंट कंपनी टेकओवर की है? कार्तिक ने उसे बताया, हमने अभी रिसेंटली एक एंटरटेनमेंट कंपनी स्टार्ट की है, स्टार मून एंटरटेनमेंट कंपनी। ये सब उसी में मेरे साथ काम करती हैं। उस आदमी विवेक की आंखें हैरानी से फैल गई। उसने एकदम चौंकते हुए कार्तिक को कहा, ओ माय गॉड, जो लास्ट नाइट बहुत बड़ा इवेंट हुआ है स्टार मून रिसोर्ट की रीओपनिंग सेरेमनी का, वह तो आपकी कंपनी ने कंडक्ट किया है। और मैंने तो सुना है स्टार मून रिजॉर्ट भी उन्हीं का है जिनकी स्टार मून एंटरटेनमेंट कंपनी है। फिर विवेक खुद ही बुरी तरह चौंकते हुए बोला, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड,
मैं किस से बात कर रहा हूँ? यानी कि मैं द कार्तिक मित्तल, वन ऑफ द रिचेस्ट फैमिली इन द वर्ल्ड, ग्रेटेस्ट बिजनेस टाइकून मित्तल्स के यंगेस्ट एम्परर से बात कर रहा हूँ। मैं कितना बेवकूफ़ हूँ। मुझे ये बात पहले कैसे रियलाइज़ नहीं हुई। ओह मिस्टर कार्तिक, आपसे मिलकर तो मेरी ज़िंदगी बन गई है। आपके कल के इवेंट ने तो हंगामा मचा दिया। इतने बड़े मेगा शो के पीछे आप ही हैं। आई एम वेरी 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 सॉरी मिस्टर कार्तिक, मैं आपको पहचान कैसे नहीं पाया। वह आदमी एक्साइटमेंट में इतनी जोर जोर से बोल रहा था कि प्लेन में उसकी बातें सबको सुनाई दे रही थी। कार्तिक अब उसकी चापलूसी भरी बातों से बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहा था। कार्तिक ने उससे स्ट्रेट अवे कहा, इट्स ओके, पर अब आप ये सारी फोटोज डिलीट कर दीजिए। विवेक तो जैसे अब कार्तिक की बात सुन ही नहीं रहा था। विवेक ने कार्तिक को कहा, सर क्या आपकी कंपनी में मुझे भी जॉब मिल सकता है? मैंने पिछले 3 साल से वर्ल्ड फैशन फोटोग्राफी चैंपियनशिप जीती है। मेरे पास सर्टिफिकेट भी है। मैं आपको अभी दिखा सकता हूँ। इनफैक्ट मैं आपकी इन ड्यूटीज की पब्लिसिटी में 4 चांद लगा सकता हूँ। विवेक का एटीट्यूड देखकर कार्तिक और वहां खड़ी सारी लड़कियां हैरान रह गई। जैसे विवेक को कोई मतलब ही नहीं कि कार्तिक और वह लड़कियां उसे क्या कह रही हैं। वह तो अपना ही राग अलापे पर जा रहा था। कार्तिक के दिमाग में भी यही बात आई कि यह आदमी पागल है क्या? प्लेन में खड़े होकर जॉब मांग रहा है और कार्तिक जो बोल रहा है जैसे उसे सुन ही नहीं रहा हो। कार्तिक ने विवेक को कहा, मिस्टर विवेक, ये जगह नहीं है इस तरह की बातें करने की। विवेक ने कार्तिक की चापलूसी करते हुए बोला, सर आप तो ग्रेट हैं। आपसे मिलना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आम लोगों के नसीब में कहाँ है कि आपसे मिलना हो सके। फिर काम की बात तो कहीं भी की जा सकती है, और इतनी ऊंचाई पर हवा में बात करना तो गॉड ब्लेसिंग जैसा है। यकीन कीजिए, मुझे जॉब देकर आपको कभी निराशा नहीं होगी, और मुझे लगता है मेरे जैसा फैशन फोटोग्राफर मिल जाने पर इन लड़कियों की भी किस्मत खुल जाएगी। आपको तो बिना सोचे मुझे इस जॉब में रख लेना चाहिए। कार्तिक को विवेक की बातें अब बर्दाश्त नहीं हो रही थी। कार्तिक ने विवेक को बोला, आई एम सॉरी, पर मुझे आपकी सर्विसेज की ज़रूरत नहीं है। कार्तिक ने विवेक को ब्लंटली मना कर दिया। विवेक को जैसे अपने कानों पर यकीन ही नहीं आया। वह हैरानी से कुछ देर कार्तिक को देखता रहा और फिर कार्तिक को मक्खन लगाते हुए बोला, सर, सर, आप मेरी बात सुनिए, मेरे पास सारे सर्टिफिकेट्स हैं। आप एक बार रिकंसीडर तो कीजिए। कार्तिक को अब गुस्सा चढ़ चुका था। कार्तिक ने कैमरा उसके हाथ से छीनकर उसमें से सारे फोटोग्राफ डिलीट कर दिए और कैमरा उसकी तरफ उछालते हुए कहा, मुझे कुछ भी कंसिडर नहीं करना है, और मैं आपको वार्न करता हूं कि बिना हमारी परमिशन के आप हमसे किसी की फोटोग्राफ्स नहीं लेंगे। कार्तिक अपनी बात कहकर अपने केबिन की तरफ बढ़ गया। फ्लाइट अटेंडेंट्स कार्तिक के पीछे ही खड़ी थी। अगर ये मैटर कार्तिक खुद सॉल्व नहीं कर रहा होता तो उन लोगों को बीच में पड़ना ही पड़ता, पर कार्तिक जिस अथॉरिटी के साथ बात कर रहा था वह लोग भी पीछे चुपचाप खड़ी थी। कार्तिक के जाने के बाद बाकी लड़कियां भी अपनी सीट पर चली गई। विवेक वहां अकेला खड़ा हक्का बक्का सा अपना कैमरा हाथ में पकड़े कार्तिक को जाते हुए देख रहा था। कार्तिक के इतने डोमिनेटिंग तरीके से बात करने के बाद वहां पर मौजूद दूसरी लड़कियां, जो कार्तिक को पहली बार देख रही थी, वह सब भी कार्तिक के बारे में बात करने लगी। फ्लाइट अटेंडेंट्स भी कार्तिक के बारे में एक दूसरे से कह रही थी, यार यह आदमी सुपर रिच है, सुना है इसके पास अपने प्राइवेट जेट भी हैं। दूसरी एयर होस्टेस ने कहा, और यहाँ भी देखो ना, ऑलमोस्ट पूरा बिजनेस क्लास इन्होंने ही बुक किया हुआ है। उधर वह लड़की जो अपने बॉयफ्रेंड को पहले भी ताना दे रही थी, उसने फिर उसको उल्टा सीधा कहना शुरू कर दिया। वह लड़का एक आर्किटेक्चर कॉलेज का स्टूडेंट था। वो बहुत मुश्किल से पैसे जमा करके अपनी गर्लफ्रेंड को घुमाने ले जा रहा था। उसकी गर्लफ्रेंड अब उसके मुंह पर ही कह रही थी कि मैं कहाँ तुम्हारे जैसे लड़के के साथ फंस गई, मैरिज मटेरियल तो ये सामने वाला सुपर रिच लड़का है। अब तक पूरे प्लेन में ये बात सबको पता चल चुकी थी कि कार्तिक मित्तल ना सिर्फ स्टार मून रिजॉर्ट का मालिक है बल्कि स्टार मून एंटरटेनमेंट कंपनी भी कार्तिक की है, और यह जो इतनी सारी खूबसूरत लड़कियां हैं दरअसल कार्तिक उन सब का बॉस है।
इस बात की भी बड़ी जोर शोर से चर्चा हो रही थी कि कार्तिक का इवेंट क्योंकि सुपर सक्सेसफुल रहा, इसलिए वह अपने पूरे स्टाफ को वेकेशन के लिए मालदीव्स ले जा रहा है। एयर होस्टेस आपस में बात कर रही थी कि काम करने की जगह तो इस तरह की कंपनीज होती हैं जो अपने एम्प्लॉइज का इतना ख्याल रखती हैं। कार्तिक विवेक के साथ हुई बिना बात की चिक चिक से बहुत इरिटेट हो चुका था। इतने दिनों की भागदौड़ से कार्तिक को बहुत थकान भी हो चुकी थी। कार्तिक वापस अपने केबिन में आया और आंखें बंद करके सीट पर सिर टिका कर बैठ गया। कार्तिक को इस तरह बैठे 5 मिनट भी नहीं हुए थे कि उसको अपने माथे पर किसी का हाथ महसूस हुआ। कार्तिक ने आंखें खोली तो सामने कियारा खड़ी थी। उसके हाथ में एक छोटा सा बॉक्स भी था। कार्तिक कियारा को देखकर मुस्कुरा दिया। कार्तिक ने कियारा से कहा, पता है मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा था। मैं चाहता था कि तुमसे कहूं कि तुम इस केबिन में मेरे साथ यहाँ पर बैठो। फिर मुझे लगा कि अगर मैं तुम्हें इस तरह अपने पास बुला लूंगा तो सब लड़कियों को तुमसे जेलेसी तो होगी ही, तुम्हारे लिए बातें बनाने का मौका भी मिल जाएगा। कार्तिक की बात पर कियारा ने कुछ नहीं कहा। कार्तिक ने उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा, बिलीव मी जाना, मैं सच में तुम्हें यहाँ बुलाना चाहता था, पर मैंने तुम्हारी ही भलाई के लिए तुम्हें नहीं बुलाया। तुम बहुत टैलेंटेड हो, तुम्हें किसी के सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, पर अगर मैं तुमको कहीं भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता हूँ तो ये लोग तुम्हारी सारी अकम्प्लिशमेंट धूल में मिला देंगे, ये कहकर कि सब कुछ मेरी वजह से होता है। कार्तिक की इस बात पर कियारा चौंकी, पर उसने इस बात से रिलेटेड कोई बात कार्तिक से नहीं की। कुछ देर चुप रही और फिर अपने हाथ वाला बॉक्स खोलते हुए बोली, छोड़ो ये सब बातें, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। कार्तिक ने उत्सुक होकर पूछा, क्या है इस बॉक्स में? कियारा ने कार्तिक को कहा, मैं तुम्हारे लिए अपने हाथ से खाना बना कर लाई हूँ। जब पैकिंग कर रही थी तो बस मन किया कि अपने हाथों से तुम्हारे लिए कुछ बना कर ले चलूँ। वैसे भी तुम मेरे लिए इतना कुछ करते हो और मैं तो तुम्हारे लिए कुछ कर ही नहीं पाती हूँ। कार्तिक और कियारा जब इतनी लविंगली बात कर रहे थे तो केबिन के दरवाजे पर खड़ा कोई उन्हें देख रहा था, और देखने वाले की आंखों में बेइंतहा गुस्सा और जलन भरी हुई थी। कियारा इस वक्त कार्तिक के प्राइवेट केबिन में थी। वह कार्तिक के लिए घर से खाना बनाकर लाई थी। कार्तिक भी उसको बहुत मिस कर रहा था। वह दोनों प्यार से साथ थे। जब कियारा और कार्तिक को केबिन के दरवाजे से कविता ने इस तरह साथ देखा, तब कविता गुस्से और जलन से तिलमिला गई। कविता अभी तक कार्तिक को लेकर सीरियस नहीं थी, पर कल के इवेंट की सुपर सक्सेस के बाद जिस तरह से उसके फ्रेंड्स ने उसके दिमाग में ये सब भरा कि उसे ही कार्तिक की गर्लफ्रेंड होना चाहिए, उसके दिमाग में भी अब यही सब चलने लगा था। उसे उसकी एक फ्रेंड ने बताया भी था कि कियारा कार्तिक की गर्लफ्रेंड है। अब इस तरह कियारा को कार्तिक के इतने नज़दीक देखकर कविता को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। कविता कियारा को कॉलेज के दिनों से जानती थी। साशा भी कविता के साथ ही कॉलेज में थी। कविता को इस बात से कुढ़ रही थी कि साशा और कियारा के कंपैरिजन में कविता ना सिर्फ कॉलेज की टॉपर रही है बल्कि मल्टी टैलेंटेड भी है। कियारा थोड़ी खूबसूरत ज़्यादा है पर कविता की तरह कॉलेज टॉपर नहीं रही। कविता को भी अब खुद भी लग रहा था कि कार्तिक के साथ तो उस जैसी ही लड़की का होना बनता है। कविता वहां से गुस्से में वापस अपनी सीट पर जाने लगी तो रास्ते में उसी फोटोग्राफर से टकरा गई जिससे रिद्धिमा का झगड़ा हुआ था। कविता उस पर चिल्लाते हुए बोली, अंधे हो क्या, दिखाई नहीं दे रहा? उस फोटोग्राफर ने कविता को कहा, चारों तरफ इतनी खूबसूरती बिखर गई है कि सच में अंधा हो गया हूं। कविता ने चिढ़कर उसे कहा, अभी तुम्हें इतनी झाड़ पड़ी है फिर भी बदतमीजी से बाज नहीं आ रहे हो। उस फोटोग्राफर विवेक ने उतनी ही बेशर्मी से कविता को बोला, खूबसूरती को खूबसूरती कहना बदतमीजी कहाँ से हो गई? कविता ने हवा में हाथ फेंकते हुए फ्रस्ट्रेट होकर कहा, दफा हो जाओ मेरे सामने से, और उसको क्रॉस करती हुई आगे निकल गई। उसके जाने के बाद विवेक बुदबुदाते हुआ बोला, यार इन सबको प्रॉब्लम क्या है? ऐसा क्या बिगाड़ दिया मैंने इन लोगों का? इतने तो प्यार से बात कर रहा हूँ, सबके सब दिमाग में बम लेकर घूम रहे हैं, जिसे देखो फटने को तैयार है। उसको तो समझ ही नहीं आ रहा था कि यह सब लोग उसको इतना रूडली ट्रीट क्यों कर रहे हैं।
जबकि फैशन वर्ल्ड की हर मॉडल उसके आगे पीछे घूमती थी। विवेक के बनाए हुए पोर्टफोलियोज की जबरदस्त डिमांड रही है, और उसी की पोर्टफोलियोज की वजह से कितनी मॉडल्स का तो करियर बन गया था। विवेक ने खुद से कहा, पर कुछ तो करना पड़ेगा यार, ऐसे तो मैं इस अपॉर्चुनिटी को अपने हाथ से नहीं जाने दे सकत। मिस्टर कार्तिक तो भड़क गए, पर कोई जरिया तो बनाना पड़ेगा इस कंपनी में एंट्री करने का। उसने प्लेन में चारों तरफ नजर घुमाई तो देखा ज्यादातर लड़कियां सो रही थी। कविता के ग्रुप की सभी लड़कियां बहुत ज्यादा थकी हुई थी। कंटिन्यूअसली 20 दिन से दिन रात प्रैक्टिस करती रही, फिर इवेंट का इतना प्रेशर, और अब सब आधा दिन भी मुश्किल से आराम नहीं कर सकी थी कि वेकेशन पर जाने के लिए सबको पैकिंग करनी थी। अब इतनी लंबी जर्नी में और बिजनेस क्लास की सुपर कंफर्टेबल सीटों पर हर किसी को नींद आना नेचुरल था। विवेक सबको बड़ी हसरत से देख रहा था कि आखिर किससे बात करे। उसके हाथ में अभी भी उसका कैमरा था, पर उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह सोती हुई लड़कियों की फोटो खींच ले। हालांकि उसका मन बहुत कर रहा था। वह लड़कियां उसे सोई हुई अप्सराओं जैसी लग रही थी। वह खड़ा जब यही सब सोच रहा था, तब साशा ने पीछे से उसके कंधे पर टैप करते हुए कहा, तुम यहाँ खड़े खड़े सबको क्या देख रहे हो? अभी भी इन सब की चोरी से फोटो उतारने का इरादा है क्या? विवेक ने पलटकर साशा से पूछा, आपकी तारीफ? साशा उसके पूछने के अंदाज पर हंस पड़ी और बोली, मेरी तारीफ तो जितनी की जाए उतनी कम है, पर आपके लिए इतना जानना बहुत है कि मैं स्टारमून कंपनी की प्रेसिडेंट हूँ, और यह सारी लड़कियां मेरी ही कंपनी में काम करती हैं। जैसे ही साशा ने यह बात कही, विवेक की आंखें चमकने लगी। विवेक ने बहुत ज्यादा पोलाइट होकर साशा को कहा, मैं चोरी से किसी की फोटोग्राफ नहीं खींच रहा। आपके बॉस तो मुझ पर यूं ही इतना नाराज हो गए, बल्कि मैंने तो आपकी कंपनी में जॉब भी मांगा, पर आपके बॉस ने मुझे इस कंपनी में जॉब देने से मना कर दिया। मैंने उनको बताया भी कि मैं 3 बार से फोटोग्राफी की वर्ल्ड चैंपियनशिप का विनर रहा हूं। मैं फोटोग्राफी में यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडलिस्ट भी हूं। हो सकता है मेरा अप्रोच करने का तरीका गलत हो, पर मेरे काम में कोई कमी नहीं है। आप लोगों को एक बार मेरे काम पर नजर डालनी चाहिए। साशा ने विवेक को पूछा, आप हमारी कंपनी ज्वाइन करने के लिए इतने ज्यादा डेस्परेट क्यों है? विवेक ने साशा को कहा, ह्यूमन इंस्टिंक्ट होता है जो बता देता है कि आपको कहां पर काम करना बहुत पसंद आएगा, बस यही मेन बात है। बात इन खूबसूरत लड़कियों की बिल्कुल नहीं है। खूबसूरत लड़कियों से तो मैं दिन रात घिरा रहता हूँ, मेरा प्रोफेशन ही ऐसा है। पर मैं देख पा रहा हूँ कि आपकी कंपनी टैलेंट की कद्र करती है, और सबसे ज़्यादा आप लोगों के लिए यही मायने रखता है। मैं महसूस कर सकता हूँ कि पर्सनल लेवल पर मुझे यहाँ पर बहुत ग्रो करने का मौका मिलेगा, और फिर एक अच्छी एंटरटेनमेंट कंपनी बनने के लिए आपके पास एक अच्छा फोटोग्राफर तो होना ही चाहिए। विवेक साशा से बहुत ही ज्यादा तमीज से बात कर रहा था। इस बार विवेक की बात सुनकर साशा सोच में पड़ गई। साशा ने विवेक को कहा, ठीक है, मैं आपकी तरफ से एक कोशिश करके देखूंगी। बात करती हूँ कार्तिक से, फिर जैसा भी होगा आपको बताऊंगी। साशा ने फिर विवेक को कहा, पर मेरी एडवाइस है कि आप प्लेन में ये कैमरा लेकर घूमना बंद कर दीजिए, क्योंकि अगर फिर से किसी वजह से आपका कैमरा एक्टिवेट हो गया और किसी को इस बात पर एतराज हुआ तो इस बार मुझे नहीं लगता कि कार्तिक आपको माफ़ करेगा। कार्तिक को आसानी से गुस्सा नहीं आता, पर अगर आ जाए तो फिर वह आगे पीछे कुछ भी नहीं सोचेगा। यहाँ नौकरी मिलना तो दूर की बात, वह आपका पूरा करियर ही डिस्ट्रॉय कर देगा। विवेक ने साशा की बात में छुपी हुई धमकी महसूस कर ली थी। उसको बोन चीलिंग फीलिंग आई। इतना तो वह भी समझता था कि कार्तिक सुपर पावरफुल है। उसने साशा की बात पर हाँ में सर हिलाया और वापस अपनी सीट की तरफ चल दिया। उधर कार्तिक अपने केबिन में कियारा से बात करते करते अपने फ़ोन पर कल हुए प्रोग्राम का स्टेटस चेक कर रहा था। उसके फ़ोन ने सैटेलाइट नेटवर्क सिग्नल कैच कर लिया था। कार्तिक ने कियारा को फ़ोन दिखाते हुए कहा, देखो तो कियारा, हमारा कल का इवेंट ज़बरदस्त तरीके से सक्सेसफुल हो चुका है। इंटरनेट पर इसने आज तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। तुम लोग अब बहुत बड़ी स्टार हो गई हो। वह तो तुम लोगों ने फेस मास्क लगा रखे थे, वरना आई एम श्योर जब तुम लोग एयरपोर्ट आए थे, अगर लोग तुम्हें पहचान लेते तो भीड़ इकट्ठी हो जाती तुम्हारे आसपास।
कार्तिक की बात पर कियारा मुस्कुराते हुए बोली, छोड़ो ये सब बातें, आओ ना, खाना खाओ, मैंने बहुत मन से तुम्हारे लिए बनाया है। कार्तिक ने फ़ोन साइड में रख दिया। कियारा कार्तिक का मनपसंद खाना बना कर लाई थी। कार्तिक ने एक बाइट लेते ही कहा, ये तो बहुत टेस्टी है यार। कियारा ने कार्तिक को बोला, मुझे पता था कि तुमको बाहर का खाना अच्छा नहीं लगता, फिर तुम बहुत लंबे समय से बाहर का खाना ही खा रहे हो, इसलिए मैं आज बहुत मन से तुम्हारे लिए ये बना कर लाए। कार्तिक ने कियारा को कहा, सब कुछ मुझे ही खिला दोगी क्या? तुम्हें नहीं खाना? इसमें से तुम भी ले लो, अभी फ्लाइट में भी तो खाना सर्व होगा, मैं तो वह भी खा लूँगा। कियारा ने कार्तिक को कहा, नहीं, यह मैंने तुम्हारे लिए ही बनाया है। वैसे भी मुझे पता नहीं क्यों तबीयत ठीक महसूस नहीं हो रही। कार्तिक ने कियारा को बोला, यह सिकनेस फील हो रही है क्या? मैंने तुमको मेडिसिन तो पहले ही दे दी थी, तुमने मुझे बताया था कि तुमको ऐसे प्रॉब्लम होती है। कियारा ने कार्तिक को कहा, मेडिसिन तो मैंने ले ली थी, पर पता नहीं क्या वजह है कि बुरी तरह से सिर घूम रहा है। कार्तिक ने अपने साथ वाली चेयर को पूरा खोल दिया। उस प्रीमियम केबिन में सीटें इस तरह की थी कि जब उन्हें खोल दिया जाए तो वह एक छोटे से बेड में कन्वर्ट हो जाती थी। कार्तिक ने कियारा को उस पर लेटाते हुए कहा, दरअसल तुम लगातार इतने दिन से इतनी ज़्यादा मेहनत कर रही हो, फिर ये सब खाना मेरे लिए बना कर लाई हो, तुमने बिल्कुल भी आराम किया ही नहीं है। अब तुम सब काम छोड़ो और मेरे पास यहाँ सो जाओ। कार्तिक को अब ये सब बिल्कुल भूल चुका था कि अगर कियारा उसके केबिन में इस तरह सोएगी तो लोग क्या कहेंगे। उसे इस वक्त सिर्फ कियारा की फिक्र थी। कियारा को सच में बहुत तेज चक्कर आ रहे थे, वह ज़रूरत से ज़्यादा थक चुकी थी। उसने लेटकर कुछ देर आंखें बंद की। कार्तिक ने लंच बॉक्स वापस पैक करके रखा और कियारा को कहा, तुम आराम करो, मैं एक बार बाहर सबको देख कर आता हूँ। कार्तिक सीट से उठने लगा तो कियारा ने कार्तिक का हाथ पकड़ लिया। कार्तिक ने कियारा की तरफ देखा। कियारा की आंखों में उसके लिए बहुत सारा प्यार उमड़ आया था। बहुत लंबे समय से वह लोग इस तरह एक दूसरे के पास हो ही नहीं पाए थे। साशा जंगल में जब ट्रिप लेकर गई थी, जहां पर कियारा को किडनैप करने की कोशिश की गई थी, वहां से लौटते हुए उस लग्जरी बस में वह कार्तिक के बहुत पास आ गई थी, पर फिर अचानक से हुई अलर्जी ने सब गड़बड़ कर दिया। उसके बाद कई महीने निकल गए, कुछ ना कुछ होता गया। वह और कार्तिक कभी इस तरह साथ हो ही नहीं पाए। फ्लाइट लंबी थी, आज उनके पास समय भी था। कियारा ने कार्तिक का हाथ पकड़ते हुए कहा, मैं ठीक महसूस नहीं कर रही कार्तिक, अजीब घबराहट हो रही है, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। कार्तिक वापस उसके पास बैठ गया। कियारा ने फिर कार्तिक को कहा, क्या तुम मुझे हग करके रख सकते हो? कार्तिक कियारा की बात पर सरप्राइज हुआ। उसे समझ नहीं आया कि वह कैसे रिएक्ट करें। केबिन का दरवाज़ा खुला हुआ था, सिर्फ कर्टन डला था। अगर वो केबिन लॉक करता है तब भी सब कुछ ना कुछ बोलेंगे ही, पर कियारा की आंखों में कार्तिक के लिए इतना प्यार था कि कार्तिक मना नहीं कर सका। कार्तिक उठा और उसने केबिन का दरवाज़ा बंद करके अंदर से लॉक कर दिया। फिर वह वापस कियारा के पास आया और उसको गले से लगा लिया। कियारा चाहती थी कि कार्तिक उसको प्यार करें, पर कार्तिक को इस तरह प्लेन में इस सोफ़ा कम बेड टाइप सीट पर कियारा के साथ इस तरह होना अजीब लग रहा था। वैसे बात सीट की नहीं थी, बात ये थी कि बैक ऑफ माइंड कार्तिक को यह एहसास था कि वह यहाँ पर एक बॉस की तरह है और बाहर बहुत सारी लड़कियाँ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सबकी प्रेजेंस में उसका इस तरह कियारा के साथ इंटीमेट होना ठीक नहीं था, पर वह कियारा का दिल भी नहीं दुखाना चाहता था। उसने कियारा को हग किया और एक बच्चे की तरह उसका सिर सहलाने लगा। कार्तिक ने कियारा को कहा, तुम अब सोने की कोशिश करो, तुम्हारी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। कियारा ने कार्तिक की आंखों में देखा और पूछा, तुम अब मुझे प्यार नहीं करते ना? कार्तिक ने कियारा को बोला, क्या हुआ है तुम्हें? क्या अजीब बातें कर रही हो? ये सब बातें क्यों आ रही है तुम्हारे दिमाग में? कियारा कुछ बोलने को हुई, फिर चुप हो गई। दरअसल पहले उसको मैगी और साशा अपनी कंपटीशन की तरह ही दिखाई देती थी। उसे लगता था कि वह लोग कहीं कार्तिक को उससे छीन ना ले,
पर फिर साशा नील के साथ हो गई और मैगी से कियारा पूछ चुकी थी कि कहीं वह कार्तिक को लेकर कोई फीलिंग तो नहीं रखती। मैगी ने तब उसको साफ कहा था कि कार्तिक उसके लिए सिर्फ उसके बॉस है और वह उनकी बॉडीगार्ड, इसके अलावा उसके दिल में कार्तिक के लिए कुछ भी नहीं है। पर उसके बाद से हालात कितने बदल गए थे। राधिका का होना भी कियारा ने एक्सेप्ट कर लिया था, पर जिस तरह से कार्तिक अपने होम टाउन से रिद्धिमा को साथ लाया था, यह उसको बहुत अनकंफर्टेबल कर रहा था। रिद्धिमा जिस तरह से कार्तिक को देखती और बिहेव करती थी, कियारा समझ गई थी कि रिद्धिमा कार्तिक से अपनी नज़दीकियां बढ़ाना चाहती हैं। और अब कुछ समय पहले जब से कविता श्रीधर ने अपनी 50 लड़कियों के साथ कंपनी ज्वाइन की थी, तब से तो कियारा बहुत इनसिक्योर फील कर रही थी। वह ये बात जानती थी कि कार्तिक इतना रिच और हैंडसम है और फिर उसका नेचर भी इतना अच्छा है कि उस पर कोई भी लड़की जान देने लगे। शायद यही वजह थी कि आज वह अपने दिल की तसल्ली के लिए कार्तिक के मुंह से सुनना चाहती थी कि कार्तिक भी उसे उतना ही प्यार करता है जितना वह कार्तिक को करती है। कियारा ने कुछ कहना चाहा तो कार्तिक ने उसे चुप कराते हुए कहा, अब कुछ मत बोलो और ना ही कुछ सोचो, बस सोने की कोशिश करो। कार्तिक एक छोटे बच्चे की तरह कियारा का सिर थपथपा रहा था। कियारा सचमुच बहुत ज्यादा थकी हुई थी। थोड़ी ही देर में उसको नींद भी आ गई। कियारा के सोने के बाद कार्तिक ने धीरे से उसके सिर के नीचे से अपना हाथ निकाला, कियारा को ब्लैंकेट उड़ाया और केबिन से बाहर निकल गया। वह बिल्कुल नहीं चाहता था कि लोग उसके और कियारा के बारे में उल्टी सीधी बातें बनाएं। कार्तिक जब बाहर आया तो साशा बाहर ही थी। साशा ने कार्तिक को देखते ही कहा, मैं सोच ही रही थी तुम्हारे पास आने की। कार्तिक ने साशा से पूछा, सब ठीक, कोई दिक्कत है क्या? तुमको भी एयर सिकनेस फील हो रहा है क्या? साशा ने कार्तिक से पूछा, और किसको फील हो रहा है एयर सिकनेस? कार्तिक ने साशा को कहा, कियारा की तबीयत खराब है, उसको मैंने दवाई दी है, वह मेरे केबिन में सो गई है। तुम बताओ किस बारे में बात कर रही थी? साशा ने कार्तिक को कहा, मैं उसी फोटोग्राफर विवेक के बारे में तुमसे बात करना चाह रही थी। वह हमारी कंपनी ज्वाइन करने के लिए बहुत डेस्परेट है। मुझे भी अभी कन्विंस करने की कोशिश कर रहा था कि वह इंटरनेशनल कंपटीशन का चैंपियन तो है ही, यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडलिस्ट भी है। मैंने भी अभी अपना फ़ोन इंटरनेट सैटेलाइट सिग्नल से लिंक किया था और उसके बारे में सर्च किया। काम तो उसका वाकई बहुत शानदार है। कार्तिक ने साशा को बोला, मेरे लिए आदमी का कैरेक्टर पहले आता है, उसकी एबिलिटी बाद में। जिस आदमी के कैरेक्टर में गड़बड़ हो वह अपने स्किल में कितना भी शानदार क्यों ना हो, मेरे लिए वह आदमी बेकार है। कार्तिक की बात सुनकर साशा चुप पड़ गई। कार्तिक प्लेन में आगे की तरफ बढ़ गया ताकि एक बार सबको देख सके कि सब कंफर्टेबल तो है ना, पर प्लेन में एक झगड़ा ऐसा भयंकर रूप ले रहा था जिसका कार्तिक को कोई अंदाजा ही नहीं था। अगर आप लोग इस कहानी का अगला भाग सुनना चाहते हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी।